हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों को एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आप लोग अपने एग्जाम्स में और अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे एग्जामिनेशंस जो हैं वो सर पे खड़े हुए हैं। हालांकि इसका जो सारा का सारा सिलेबस है वो मैग्नेट ब्रेन्स पर वेल ऑन टाइम कंप्लीट करवा दिया गया था। सारे के सारे चैप्टर्स के जो आपके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस हैं वो अपलोड करवा दिए गए थे वेल ऑन टाइम। आपके वन शॉट रिवीजन वीडियोस अपलोड करवा दिए गए थे। आपके सैम्पल पेपर्स वगैरह जो हैं एग्जाम से रिलेटेड वो सब अपलोड करवा दिए गए थे। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोग उनका फ़ायदा भी उठा रहे होंगे, आप उनको देख रहे होंगे और अपने एग्जामिनेशन की अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन आप लोग कर रहे होंगे। मगर अब क्योंकि एग्जाम एकदम जस्ट सर पे आके खड़े हो गए हैं, बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो एक आखिरी रिविजन के तौर पर आप लोगों को एक बढ़िया एक आखिरी कंसेप्ट का ब्रशअप हो जाए, आपको एक विनिंग एज मिल जाए, उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के सामने आज ये सेशन लेकर हाजिर हूँ। इसमें हम लोग हमारा जो ये चैप्टर आने वाला है एग्जामिनेशन में, कोलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, इसका एक क्विक रिविजन करेंगे। इसके जितने भी टॉपिक्स वगैरह जल्दी हम लोग इनको देखेंगे। इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे, जिनको आपको एग्जामिनेशन में अपने आंसर्स में इंक्लूड करना है। अगर उनके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो किस तरीके की से अपने को जो है किन पॉइंट्स को जो है हाईलाइट करके लिखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे ताकि आप लोगों की जो पहले से बढ़िया प्रिपरेशन है इसमें एक चार चांद लग सकें। जो चेरी ऑन द केक जिसको बोला जाता है, उस तरीके से आप और ज़्यादा बेटर तरीके से जो है एक विनिंग स्ट्रीक के साथ, एक विनिंग एज के साथ में आप जाएं और ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकें। एग्जामिनर से जो एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो आप ले सकें और बढ़िया से बढ़िया आप लोग अपने एग्जामिनेशन में रिजल्ट वगैरह स्कोर कर सकें। तो इसी थॉट प्रोसेस के साथ में ये क्विक रिविजन वीडियो लेकर मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और आज की वीडियो में हम लोग हमारा जो कोलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड का चैप्टर है, जो थीम नंबर 10 है, या फिर इस तरह से बोलूँ कि आपकी जो तीसरी किताब है उसका जो पहला चैप्टर है, उसका हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्विक रिविजन करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन। तो ये जो हमारा चैप्टर है कोलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड, इसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था या फिर जिसका भी हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे, बेसिकली हम लोग इसमें देखेंगे क्या, हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा कंट्री साइड था, जो हमारा देहात का इलाका था और वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, उनके लिए अंग्रेज़ों का जो शासन था उसका क्या मतलब हुआ करता था, या फिर वो अंग्रेज़ों का जो शासन था उसको किस तरह से परसीव किया करते थे। इस चीज़ को ज़्यादा इफेक्टिवली समझने के लिए हम लोगों ने तीन परिस्थितियों को या तीन एलिमेंट्स को जो है स्टडी किया था और उन्हीं के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने बंगाल के जमींदारों की बातचीत करी थी। दूसरा फिर हम लोगों ने राजमहल हिल्स के जो पहाड़ियां और संथल थे उनके बारे में बातचीत करी थी। और दक्कन के इलाकों में जिस तरीके का से अंग्रेजों के रूल को लिया था वहां के रहने वाले लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में, उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करी थी। इन सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में देखे थे और इसका भी हम लोग यहाँ पर रिवीजन वगैरह फिर से जल्दी से करेंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने यह भी देखा था और हम लोग इसको भी देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्होंने आखिर अपना जो राज है ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से स्थापित किया। पहली चीज, अपनी जो रेवेन्यू की पॉलिसीज वगैरह है, राजस्व इकट्ठा करने की पॉलिसीज हैं, वो यहाँ पे कैसे इंप्लीमेंट करी। एंड इसके बाद में साथ ही साथ अब इन पॉलिसीज के तहत जो राजस्व इकट्ठा किया जा रहा था, ये पॉलिसीज को समाज के अगले अलग अलग तबकों ने किस तरीके से लिया। एंड सबसे बड़ी बात, आखिर इन सब चीजों ने हिंदुस्तानियों की जिंदगी डे टू डे कैसे बदल दी। अगर आज मैं जीन्स टी शर्ट में खड़ा होकर आपके साथ में बात कर रहा हूं, आप लोगों ने भी अब लेक्चर देखते वक्त में जीन्स टी शर्ट या इसी तरीके का कोई कपड़ा पहना होगा, तो ये सब कुछ वेस्टर्न कल्चर है ना, ये हमारी संस्कृति का तो पार्ट था नहीं, तो किस तरह से फिर हमारी जिंदगी के ऊपर हावी हो गया। कहीं ना कहीं अगर उसको समझना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग में एक एलिमेंट ये भी है कि किस तरह से अंग्रेजों का रूल धीरे धीरे हम सबकी जिंदगियों में पेनिट्रेट कर गया और कैसे हमारी जिंदगियां जो है इसने ऑल टुगेदर बदल कर रख दी। ये सारी चीजें हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखेंगे। चले, तो सबसे पहले तो पहली चीज ये कि आपका अगर हम लोग जमींदार ऑफ बंगाल की बात कर रहे हैं तो बंगाल के जमींदारों की बात क्यों कर रहे हैं। जमींदार तो पूरे भारत में हुआ करते थे, उनमें से किसी की भी बात की जा सकती थी अंग्रेजों के रूल को समझने के लिए। इसका जवाब यह है कि आपका जो कॉलोनियल रूल है वो सबसे पहले बंगाल में स्थापित हुआ था। और क्योंकि कॉलोनियल रूल सबसे पहले बंगाल में आया था, इसलिए अंग्रेजों ने जो सबसे पहली कोशिश करी थी कि समाज को या फिर रूरल समाज को रीऑर्डर किया जाए, वो बंगाल में की थी। जो नया आपका लैंड राइट्स वगैरह का पूरा सिस्टम इन्होंने लागू करने की कोशिश करी थी, वो बंगाल में की थी। और जो अपना नया रेवेन्यू सिस्टम ये लेकर आए थे, जिसके तहत ये राजस्व वगैरह वसूला करते थे, वो सारे के सारी जो चीजें थी वो बंगाल में की गई थी। तो क्योंकि ये सारे के सारे प्रयोग सबसे पहले बंगाल में हुए थे, इसलिए इस चीज को ज्यादा इफेक्टिवली और सबसे लंबे वक्त तक ये बंगाल में जो है इनका प्रभाव रहा, तो इसको ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम लोग बंगाल के जमींदार वगैरह को स्टडी जो है करते हैं। चले, तो सबसे पहली चीज 1793 में अंग्रेजों ने
अंग्रेजों ने एक नई व्यवस्था लागू करी आपके रेवेन्यू सेटलमेंट की, आपका रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने की, जिसको बोला गया था परमानेंट सेटलमेंट। और इसको कब लागू किया गया था? 1793 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1793 में अंग्रेजों ने एक नए तरीके की व्यवस्था चालू करी जिसके तहत में रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट किया जाता था। इसको बोला जाता था परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट की जो व्यवस्था है इसको लागू करवाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था को लागू किस आदमी ने करवाया था? इस बंदे ने करवाया था जो यहां पे हीरो की तरह खड़ा हुआ है। इसका नाम क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने जिंदगी में सिर्फ दो ही काम किए थे। पहला, ये अमेरिका में जो वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस था वो हार कर आए थे। जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने इन्होंने सरेंडर किया था और उसके बाद वहां से जो 13 कॉलोनीज वगैरह थी वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गया। उसके बाद में फिर इन्होंने दूसरा काम किया, ये बंगाल में आए गवर्नर जनरल बन के, और भाई ने जो है आपका परमानेंट सेटलमेंट लागू करवा दिया। इसके अलावा इनकी जिंदगी में कोई और इंपॉर्टेंट ऐसी बात नहीं है जिसे याद रखा जाए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। ये दो बातें जो हैं ध्यान की हैं। सबसे पहला, वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस हारे थे और जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने सरेंडर कर दिया, जहां से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना, तो उसको बनवाने में भाई का बड़ा योगदान है। और दूसरा, बंगाल में आके परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। वो क्या था उसके बारे में अपन बात करेंगे, मगर 1793 में ये इनके द्वारा लागू किया गया था। तो परमानेंट सेटलमेंट में किया यह गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों को जो है जिम्मेदारियां दे रखी थी कि भाई तुम्हारे कंट्रोल में इतना इलाका, तुम्हारे कंट्रोल में इतना इलाका, तुम्हारे कंट्रोल में इतना इलाका, तुम्हारे इलाके का जो है हमको साल के साल इतना रेवेन्यू चाहिए और ये लाकर देने की, कलेक्ट करके तुम्हारी जिम्मेदारी है। नहीं, अगर तुमने कलेक्ट कर लाकर दिया तो फिर हम तुम्हारे खिलाफ एक्शन लेंगे। ये जो है परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था थी। साल के साल आपको कितना पैसा कलेक्ट कर देना है जमींदार को अपने इलाके में से, ये पहले से डिसाइडेड था। तो ये जो है परमानेंट सेटलमेंट का सिस्टम था, परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था थी। आप 1793 में इसको लागू कर दिया और इसके तहत जमींदार साल के साल अपना पैसा कलेक्ट करते थे अपने अपने गांव या फिर अपने अपने क्षेत्र से, जो भी उनको अलॉट किया गया था, और उसमें से लाके ये पैसा आप अंग्रेजों को दिया करते थे और इस तरह से व्यवस्था वगैरह चल रही थी। 1797 में अब इसमें एक बात बोली गई थी, परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था में एक बात कही गई थी कि अगर कोई जमींदार अपना पैसा वगैरह पे करने में कामयाब नहीं हुआ तो फिर हम लोग करेंगे ये कि उसकी प्रॉपर्टी वगैरह जो है उसको जब्त कर नीलाम करेंगे और उससे फिर जो पैसा वगैरह हमको मिलना चाहिए था वो हम लोग रिकवर करेंगे। ये परमानेंट सेटलमेंट की शर्तें थी। अब इस तरह से इनकी व्यवस्था चलना शुरू हुई, कारोबार चलना शुरू हुआ। फिर आता है 1797 में बर्दवान का जो जमींदार था, बर्दवान का जो राजा था, वो क्योंकि आपका पैसे वगैरह पे करने में कामयाब नहीं हो पाया, अंग्रेजों को जो परमानेंट सेटलमेंट में पैसा देना था वो नहीं दे पाया, तो उसके चलते उसका फिर जो प्रॉपर्टी वगैरह थी उसका ऑक्शन किया गया, उसकी प्रॉपर्टी का नीलामी की गई या कुर्की की गई। अब ये एक बहुत बड़ा पब्लिक इवेंट था क्योंकि बर्दवान का राजा कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, या बर्दवान का जो जमींदार था जिसको ये लोग राजा बोला करते थे वो छोटा मोटा जमींदार नहीं था। तो यहां पर अब जब ये आपकी ये सारा का सारा जब इवेंट हुआ और ये कुर्की वगैरह हो गई, यहाँ पे काफी सारे लोग जो हैं इसमें बोली वगैरह लगा के इसकी प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने के लिए आए थे, और जब पूरा आपका नीलामी वगैरह हो गई, जब ये सारा बिक गया, उसके बाद में बर्दवान का जो कलेक्टर था उसने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात को पकड़ा। बर्दवान के कलेक्टर ने एक बड़ी खतरनाक चीज यहां पे पकड़ी। उसने ये देखा कि वो आदमी जिसने यहां पे सबसे बड़ी बोली लगाकर ये बर्दवान के राजा की या बर्दवान के जमींदार की प्रॉपर्टी खरीदी है, वो एक्चुअल में उसका नौकर है या फिर एक्चुअल में जो है उसका सर्वेंट है। और यहां से एक बात और निकल कर आई कि इस तरीके से जो अलग अलग आपके जमींदार थे जो परमानेंट सेटलमेंट में अपना रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे, इनमें से मैक्सिमम लोगों की प्रॉपर्टियां जब बेची जाती थी तो या तो उनका कोई नौकर उन प्रॉपर्टीज को खरीद लेता था या फिर उनका कोई दूसरा सर्वेंट जो है वो आकर सबसे बड़ी बोली लगाकर उन प्रॉपर्टीज वगैरह को खरीद लिया करता था। और इसके चलते 95% के करीब जो यहां पे खरीद फरोख्त हो रही थी, या तो वो फ्रॉड थी या फिर वो बोगस थी या फिर वो फिक्शियस थी। नतीजा ये निकला कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने जो बर्दवान का राजा या जमींदार था उसकी प्रॉपर्टी को आपने बेच दिया, मगर फिर भी उसका जो कंट्रोल था अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर से वो कहीं नहीं गया, वो कंट्रोल उसके पास में बना हुआ था। अब एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि ये जो जमींदार का नौकर है जो जमींदार की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, ऑब्वियसली बात है वो अपनी जेब से तो पैसा लगा नहीं रहा है, जमींदार ने उसको पैसा दिया होगा और बोला होगा कि जाके मेरी प्रॉपर्टी खरीद लो। तो अगर जमींदार के पास में इतना पैसा है कि वो अपनी प्रॉपर्टी कुर्की में खुद खरीद सकता है, तो फिर वो इस पैसे की मदद से अपना रेवेन्यू क्यों नहीं पे कर देता? रेवेन्यू पे कर देगा तो कुर्की वगैरह होने का सवाल ही नहीं उठेगा। रेवेन्यू अगर पे कर देगा तो फिर संपत्ति जो है आपकी कुर्क होगी नहीं, पहली चीज। दूसरी बात ये कि जो ये परचेसर्स आते थे अलग अलग दूसरे परचेसर्स, एक तो उसके नौकर वगैरह खुद आ रहे हैं खरीदने के लिए, इसके अलावा और जो दूसरे लोग आ रहे हैं वो कौन थे? और तीसरी चीज ये कि ये सारी परिस्थितियां, ये सारी घटनाक्रम से हमको उस वक्त में जो रूरल इलाकों में बंगाल में जो चीजें घट रही थी उसके बारे में कुछ पता चलता है या नहीं चलता? और अगर चलता है तो फिर क्या चलता है? इन सवालों के जवाब जो हैं अब हम लोग यहां पे एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। चलें आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपनी परमानेंट सेटलमेंट की नीति लागू करी थी वही क्यों करी थी, थोड़ा सा उस पर बातचीत कर लेते हैं। तो बात यह है कि जब बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था उसके बाद से
इनके सामने 2-3 समस्याएं आ गई थी, जिनको ये सोच रहे थे कि अगर हम लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था लागू करी तो उससे वो समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। वो समस्याएं क्या थी? समस्याएं ये थी कि भाई बार बार जो है बंगाल में जब से इन लोगों ने सत्ता संभाली थी, जब से इन्होंने शासन वगैरह को संभाला था, उसके बाद से बार बार जो है अकाल पड़ रहे थे, और उन अकालों के चलते हो ये रहा था कि जो आपको खेती बाड़ी से और बाकी चीजों से जो आउटपुट मिलता था वो कम होता जा रहा था। इसके चलते ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रेवेन्यू वगैरह मिलना था रूरल इकोनॉमी से, वो मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि एक क्राइसिस की स्थिति जो है रूरल इकोनॉमी में या ग्रामीण भारत जो है उसमें बनी हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपका बंगाल को जीता ये सोच के कि अब यहाँ तो जो है दूध और शहद की नदियां बह जाएंगी और सोने की जो है लंका बनी होगी और हम लोग जमकर पैसे मारेंगे, ये सारी चीजें सोचकर ये लोग आए यहाँ पे। सिराजुद्दौला को हराने के बाद में कब्जा किया। उसके बाद हो क्या गया, बार बार आपके अकाल पड़ने लगे और उसके चलते खेती बाड़ी हो नहीं रही थी ज्यादा, तो आपकी रूरल इकोनॉमी पूरी तरीके से क्राइसिस में चली गई। इसके चलते इनका जो ख्याल था कि खूब सारा पैसा मिलेगा, वो चीज हो नहीं पाई। तो अब इनका सोचना यह था कि अगर हम लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था को लागू किया तो शायद हम लोग इस चीज से निकल पाए, और इसी पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को ध्यान में रखकर ये लोग परमानेंट सेटलमेंट वगैरह जो है इसकी व्यवस्था को लागू करते हैं। उसके बाद हम लोग इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो अंग्रेजों का मानना यह था कि इनको ये तो समझ में आ गया था कि रूरल इकोनॉमी जो है जब तक ठीक नहीं होगी रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। ये बात इनको क्लियर हो गई थी यहाँ से कि जब तक हम लोग एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, ट्रेड में इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, तब तक हमारे रेवेन्यू वगैरह जो है वो बढ़ने नहीं वाले। और ये सारी चीजें जो हैं इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है पैसे की, इसके लिए आपको जरूरत पड़ती है इन्वेस्टमेंट की। तो इनका कहना यह था कि अगर हम लोग परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था लेकर आते हैं तो उसकी मदद से होगा ये कि आपका जो रूरल एग्रीकल्चर है, जो पूरे के पूरी इकोनॉमी की बैकबोन है, इसमें इन्वेस्टमेंट भी होगा, इसमें प्रॉपर्टी वगैरह जो है, इसमें लोग ज्यादा मात्रा में जो है आपका रिसोर्सेज और नई टेक्निक्स भी लगाएंगे, तो आपका आउटपुट बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ने से जो है फिर आपका रेवेन्यू या राजस्व वगैरह जो है वो बढ़ेगा, रूरल इकोनॉमी जो है वो ठीक हो जाएगी। एंड ये सारी चीजों को सोचकर जो है इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट वगैरह की व्यवस्था को लागू किया था। उसके पीछे का लॉजिक ये था कि हम लोगों ने पहले से डिक्लेयर कर दिया है कि साल के साल हमको कितना जो है रेवेन्यू आप लोगों को देना है। तो जब एक बार सामने वाले को पता है कि अंग्रेजों को उसको एक फिक्स्ड अमाउंट देनी है, तो उसकी कोशिश ये रहेगी कि ये अमाउंट वगैरह देने के बाद में वो इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरीके से करे अपनी जमीन वगैरह में कि उसको उससे ज्यादा उपज हो। लेट्स से कि एक पर्टिकुलर इलाका है और यहां से आपने अंग्रेजों ने बोल दिया कि हमें इस इलाके से भाई 100 रुपए जो है रेवेन्यू में साल के साल चाहिए। अब सामने वाले को पता है कि 100 रुपए तो अंग्रेजों को देना ही देना है, तो अपने को इस तरीके से खेती बाड़ी करनी है, अपने को इस तरीके से पैदावार करनी है कि अपनी जो इनकम है वो 100 रुपए से ज्यादा हो। लेट्स से आपने बोल दिया कि भाई 150 रुपए के करीब अपनी इनकम होनी चाहिए। अब 100 रुपए इनको दे दिए तो 50 रुपए जो बचेंगे वो अपने हो जाएंगे। या फिर लेट्स से 150 की जगह पर ने बोल दिया कि 250 रुपए की इनकम होनी चाहिए। अब 100 रुपए अंग्रेजों को दे दिए तो 150 रुपए जो है अपनी इनकम हो जाएगी। तो पॉइंट ये है, अंग्रेजों का मानना यह था कि अगर हमने अपना रेवेन्यू पहले से डिक्लेयर कर दिया कि हमें इतना कितना पैसा आपको साल के साल देना है, तो ये लोग फिर करेंगे ये कि अपने प्रॉफिट्स वगैरह को अर्न करने के लिए, अपने प्रॉफिट्स वगैरह को बढ़ाने के लिए ये लोग आपका कैपिटल और बाकी सारी चीजें जो है एग्रीकल्चर में लगाएंगे और एग्रीकल्चर वगैरह जो है इंप्रूव होगा। अगर एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा, रूरल इकोनॉमी इंप्रूव होगी, तो इनकी परिस्थितियां भी इंप्रूव होंगी। और इस सब चीजों के चलते दो बातें होंगी, एक तो आपका इकोनॉमी जो है वो उठ जाएगी और लोगों की परिस्थितियां ठीक होंगी, हमें और ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। दूसरा, ये किसान जिनको ये समझ में आएगा कि ये सारी चीजें अंग्रेजों के कारण हुई हैं, ये लोग फिर हमारे प्रति जो है वफादार रहेंगे और हमसे लॉयल्टी वगैरह जो है निभाएंगे। तो इस तरीके से पूरी की पूरी गांव में कम्युनिटी बन जाएगी जो अंग्रेजों के प्रति अंग्रेजों की जो है मातहत होगी, अंग्रेजों की जो है विश्वस्त होगी। ये सारी चीजें इन्होंने सोचकर अपना परमानेंट सेटलमेंट वगैरह लागू करने की व्यवस्था बनाई। अब प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि ऐसे लोग नहीं मिल रहे थे जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी डाली जा सके कि भैया इतने गांव की जो है तुम्हारी जिम्मेदारी है इन लोगों से रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करके साल के साल इतना इतना रेवेन्यू तुमको हमको लाकर देना है। अब ये काम करवाने के लिए जो है आपको लोग ढूंढने से नहीं मिल रहे थे। अल्टीमेटली काफी सोच विचार करने के बाद में अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि बंगाल के जमींदार, जिनको वहां पे राजा बोला जाता था, और जो तालुकदार हैं, यही वो लोग हैं जो परमानेंट सेटलमेंट में इस बात की जिम्मेदारी ले सकते हैं कि फलाने फलाने गांव वगैरह से इतना इतना रेवेन्यू कलेक्ट कर आपको अंग्रेजों को लाकर देना है। इन्हीं लोगों को जो है इस काम पे लगाया जा सकता है, इसके अलावा कोई और ये काम नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली इसके बाद में फाइनली जो है इन लोगों के साथ में फिर परमानेंट सेटलमेंट वगैरह जो है उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए। और परमानेंट सेटलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट जब साइन किए गए तो चाहे वो बंगाल के राजा थे, जमींदारी थे, मगर
जिनको राजा बोला जाता था, चाहे तो राजाज थे चाहे तालुकदार थे, इन दोनों को जो है ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट में जमींदार नाम दिया गया। तो कई बार आज की तारीख में जैसे आप लोगों को भी कोई सुनने को मैं बोलता होगा कि हमारे दादे परदादे जो है वो जमींदार थे अंग्रेजों के टाइम पर, इसके दो मतलब बनते हैं, या तो वो एक्चुअल में जमींदार थे या फिर वो तालुकदार थे जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा परमानेंट सेटलमेंट का, और उसके बाद से ऑफिशियली उनको जमींदार का नाम दे दिया गया। तो इन लोगों के साथ में फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है साइन किए गए। अब यहां पे जमींदार का मतलब जो है बाय डेफिनेशन ये नहीं होता कि जमींदार का मतलब आपकी इतनी सारी जमीनों के ऊपर जो है वो कब्जा है या फिर आप इसके मालिक हो। परमानेंट सेटलमेंट में जमींदार वर्ड का जो मतलब था वो ये निकल कर आता था कि आप अंग्रेजों के बिहाफ पर यहां से रेवेन्यू कलेक्ट करोगे और रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट कर अंग्रेजों को दोगे। तो जमींदार का मतलब परमानेंट सेटलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक रेवेन्यू कलेक्टर का बनता है, ना कि जमीनों के मालिक का या जमीनों के भूस्वामी का। अब डिपेंड करता है कि कौन कितना बड़ा जमींदार है, उसके बेसिस पर यह डिसाइड होना था कि कितने गांव की जो है जमींदारी उसको मिलेगी, यानी कि कितने गांव की जिम्मेदारी इसको मिलेगी जिसमें से रेवेन्यू कलेक्ट कर उसको लाना है। बड़ा जमींदार हुआ तो 50, 100, 500 गांव भी मिल सकते हैं, छोटा गांव जमींदार हुआ तो 5 गांव, 10 गांव, 15 गांव की जमींदारी उसको मिल सकती है। अब जितने भी गांव उसके जिम्मे दिए जाएंगे जिनसे उसको रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट कर लाना है, उसको बोला जाता था रेवेन्यू एस्टेट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। लेट्स से कि मैं एक जमींदार हूं, मैंने परमानेंट आपका जो परमानेंट सेटलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट अंग्रेजों के साथ साइन किया। अंग्रेजों ने बोला कि भाई तुम्हारे जिम्मे जो है वो 10 गांव हैं, इन 10 गांव से जो है तुम्हें आपका जो भी रेवेन्यू वगैरह है कलेक्ट करके साल के साल इतना हमको लाकर देना है। तो अब ये जो 10 गांव हैं इनको अंग्रेजों ने अपनी डेफिनेशन में बोला था रेवेन्यू एस्टेट। या अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, मैं 10 गांव का जो है जमींदार हो गया या 10 गांव की मेरी जमींदारी बन गई। अंग्रेजों के लिए 10 गांव क्या थे, एक रेवेन्यू एस्टेट हो गया। अब इस एक रेवेन्यू एस्टेट से रेंट कलेक्ट करके देने की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है। अब अगर मैंने कलेक्शन नहीं किया तो वो किसके माथे आएंगे, वो मेरे माथे आएंगे। तो ये आपकी व्यवस्था बनी हुई थी। हर एक जमींदार को एक रेवेन्यू एस्टेट दिया गया था और उस रेवेन्यू एस्टेट में कितने गांव आएंगे वो डिपेंड करता था जमींदार कितना बड़ा है, कितना क्या उसकी परिस्थिति है। वो हर एक रेवेन्यू एस्टेट का जो है जमींदार फिर कॉन्ट्रैक्ट करता था और उसका रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने की जिम्मेदारी और पे करने की जिम्मेदारी जो है वो लिया करता था। इस तरीके से जो है ये व्यवस्था वगैरह बनी हुई थी। चले आगे बढ़ते हैं। अब जमींदार करता यह था कि जितना भी उसके रेवेन्यू स्टेट के अलग अलग गांव हैं, इन सारे गांव वगैरह से वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था। सपोज कर लेते हैं कि मेरे 10 गांव की जमींदारी है या फिर 10 गांव की जो रेवेन्यू स्टेट है उससे मुझे 1000 रुपए जो है कलेक्ट कर आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को या फिर अंग्रेजों को देना है। अब मेरी कोशिश यह रहती थी कि मैं 1000 रुपए से जितना हो सके उतना ज्यादा कलेक्ट करूं। लेट से मैंने 1500 रुपए कलेक्ट कर लिए। अब 1500 रुपए में से 1000 रुपए तो मैंने अंग्रेजों को दे दिए, जो बचे हुए 500 रुपए थे वो मेरी इनकम थी और ये जो था मेरा फायदा था, जिसके चलते फिर मैंने आपका ये परमानेंट सेटलमेंट की जो व्यवस्था है इसमें मैंने अपने हाथ डाले थे या फिर मैंने जो है परमानेंट सेटलमेंट वगैरह को जो है साइन किया था। अब अगर यहां पे लेट से ये जो 10 गांव हैं इससे जो 1000 रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट कर मुझे अंग्रेजों को देना था, अब अगर लेट से इसकी जगह मैं सिर्फ 800 रुपए ही कलेक्ट कर पाया तो फिर अंग्रेजों का कहना यह था कि भाई या तो 200 रुपए तुम अपनी जेब से भरो और अगर तुम नहीं दे पाओगे, डिफॉल्ट कर दोगे, तो फिर उसके बाद में हम लोग ये 200 रुपए वसूलने के लिए हम लोग तुम्हारी प्रॉपर्टी वगैरह जो है उसका कुछ हिस्सा वगैरह हम लोग कुर्क करके नीलाम करेंगे और उसको फिर बेचकर जो है हम लोग अपना बचा हुआ हिस्सा निकालेंगे। तो परमानेंट सेटलमेंट की कंडीशंस बड़ी साफ थी। आपको एक रेवेन्यू एस्टेट दिया जाएगा, इस रेवेन्यू एस्टेट के से रेवेन्यू वगैरह जो भी है पहले से फिक्स करके आपको बता दिया, साल के साल इतना पैसा आपको देना है, वो जिम्मेदारी आपकी है, वो कलेक्ट कर आप वो पैसा लेकर आओ। उससे ज्यादा कलेक्ट कर लो तो जो बचेगा वो आपकी इनकम हो गई, और अगर उससे कम कलेक्ट किया तो उसके बचे हुए हिस्से को या तो अपनी जेब से भरो, अपने कंधों पर उसका बोझ लो, नहीं अगर पे कर पाए, डिफॉल्ट किए, तो फिर तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हें वहां से बाहर निकालेंगे, उसको कुर्क करेंगे, नीलाम करेंगे और जो भी आपका पैसा वैसा बनता है एक्स्ट्रा वो हम लोग कलेक्ट करेंगे। ये जो है परमानेंट सेटलमेंट की पूरी व्यवस्था अपनी बनी हुई थी। चलें आगे बढ़। तो अब हम लोग बातचीत करेंगे इस इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर या फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के ऊपर कि आखिर जमींदार जो हैं पेमेंट वगैरह पे डिफॉल्ट क्यों करते थे। हमने भी ये देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपके सामने कॉन्ट्रैक्ट रख दिया और ये बताया कि भाई ये हमारी शर्तें हैं, साल के साल हमारा रेवेन्यू इतना आपको पे करना पड़ेगा, ये आपका रेवेन्यू स्टेट है, अगर पे जितना आपको हमें पे करना है उससे ज़्यादा अगर आप कलेक्ट कर लो तो बचा हुआ आपकी इनकम, और अगर नहीं कर पाए तो या तो अपनी जेब से भरो या फिर हम लोग आपकी संपत्ति वगैरह जो है वो कुर्क कर लेंगे। ये शर्तें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परमानेंट सेटलमेंट में आपके सामने रखी हुई थी। अब ये सारी बातें जानते बूझते हुए अगर आपने साइन किया था तो फिर उसके बाद में आखिर आप जो आपका साल के साल रेवेन्यू वगैरह जमींदारों को ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था उसके ऊपर ये लोग आखिर डिफॉल्ट क्यों कर रहे थे, इस सवाल का जवाब हम लोग थोड़ा सा तलाशने की कोशिश करते हैं। तो बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब परमानेंट सेटलमेंट लागू किया
इनका सोचना ये था कि क्योंकि आपका रेवेन्यू का जो डिमांड है वो फिक्स्ड है, साल के साल कितना पैसा पे करना है जमींदारों को पहले से पता है, तो उनके पास में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। उनको ये डर नहीं है कि ऐसा तो नहीं होगा कि इस बार पैदावार अच्छी हो गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपना जो है टैक्स बढ़ा देंगे, या फिर इस तरीके की जो है अनसर्टेनिटी की स्थिति तो नहीं रहेगी। तो इससे होगा ये कि जमींदारों के मन में सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी। अब उनको पता है कि साल के साल इतना ही पैसा देना है, तो वो उसके अनुसार फिर आपका जमीनों में और आपका खेती बाड़ी में इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो करवाएंगे, जिससे कि उनको ये पक्का उनको उनके दिमाग में ये रहे कि इसके चलते पैदावार बढ़ेगी, पैदावार बढ़ने के चलते फिर जो है मेरी इनकम वगैरह बढ़ेगी। तो इन सारी बातों के चलते वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है ज्यादा मात्रा में एग्रीकल्चर वगैरह में करवाएंगे। ये बात जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के दिमाग में थी। इसको एक एग्जांपल की मदद से हम लोग समझते हैं। सपोज कर लीजिए हेरा फेरी का एक सीन हम लोग ले लेते हैं। ये जो यहाँ पे बाबू राव और आपका जो श्याम है, या फिर हमारे जो परेश रावल साहब और जो आपके सुनील शेट्टी हैं, इनको हम लोग जो है मान लेते हैं जमींदार, और ये जो अपना राजू है यानी कि अक्षय कुमार जो है, इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन लोगों को ये प्लान बताया, ये पूरी की पूरी जो बातचीत है कि भाई ऐसा ऐसा होगा तो तुम्हारा भी फायदा है, मेरा भी फायदा है, सब लोग जो है हम लोग कमाएंगे। इस तरीके से इसने इन लोगों को एक प्लान समझा दिया। अब ये लोग उस वक्त तो खुश हो गए जब इसने हथेली में चांद दिखा दी, इन्होंने बोला कि प्लान तो बढ़िया है। तो इस वक्त ये लोग जो है सबके सब खुश हो गए और ये खुशी बनाने लगे कि पैसा ही पैसा होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि मैं भी कमाऊंगा और जमींदार यानी कि तुम लोग भी कमाना, और इस तरह से अपना जो परमानेंट सेटलमेंट है इससे खूब सारी अपनी कमाई होगी, पैसा ही पैसा होगा। ये भाई लोग जो है इस बारे में सोच के खुश हो गए और इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट अपना जो है साइन कर दिया। अब उसके बाद में हुआ क्या, जब पैसे देने की बारी आई, जब जमींदार वगैरह को ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा देने की बारी आई, या ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब जमींदारों से पैसा मांगा साल के साल, तो जमींदारों ने फिर ये बोला कि भैया तुम्हारी वजह से आत्महत्या करने का टाइम आ गया है, या जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कोसना शुरू कर दिया। क्यों, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। हुआ यह कि सब शुरुआत से ही ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने आपकी जो डिमांड थी या फिर आपका जो रेवेन्यू वगैरह जो लेना था उसको बहुत हाई रखा। लेट से सपोज कर लेते हैं 10 आपके गांव हैं, मैक्स टू मैक्स इन 10 गांवों से आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहिए था लेट से 10,000 रुपए का। आपको 10,000 रुपए का रेवेन्यू लेट से इन 10 गांवों से कलेक्ट करना था, तो आपने 10,000 की जगह रेवेन्यू जो है 40,000 रुपए कर दिया। अब इतना देने की गांव वालों की क्षमता ही नहीं थी, तो जमींदार कलेक्ट कहां से कर लेता। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने किया यह था कि शुरुआत से ही जो अपना रेवेन्यू का डिमांड है या फिर जो अपना टैक्स का कलेक्शन है वो बहुत हाई रखा था। उसके पीछे इन लोगों का कहना यह था कि देखिए होगा ये कि धीरे धीरे आप लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह करोगे और आपका पैदावार बढ़ेगी, तो धीरे धीरे आप लोगों के लिए जो ये बोझ है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और एक दिन आप कमाओगे, खाओगे, प्रॉफिट होगा आपको। मगर हम लोगों का क्योंकि जब रेवेन्यू वगैरह फिक्स्ड है, तो बाद में जब आप लोग खाओगे कमाओगे, हमारे को तो प्रॉफिट होना नहीं है। इसलिए हम लोगों ने अभी से जो है ये रेवेन्यू की डिमांड जो है हाई रखी है। अब इसके बारे में इनका कहना यह था कि जमींदार को बाद में इससे बहुत फायदा होगा जब पैदावार वगैरह बढ़ेगी। तो जब तक पैदावार नहीं बढ़ रही है, 2, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, तब तक वो जो बचा हुआ आपका एक्स्ट्रा रेवेन्यू है जो गांव वाले नहीं पे कर सकते, वो अपने वो जो बोझ है अपने कंधों पर उठाए। वो कंधों पर बोझ जो है जमींदार उठाने को तैयार नहीं था और किसान वगैरह पे नहीं कर पा रहे थे। उसके चलते हो ये रहा था कि कलेक्शन वगैरह जो है ज्यादा मात्रा में हो नहीं रहा था। और जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदार के पास में आती थी तो जमींदार इसी तरह से जो है उसको हड़काया करता था और बोलता था कि भैया तुम्हारी वजह से आत्महत्या करने का वक्त आ गया, पैसे वैसे जो है वो कलेक्ट हमसे हो नहीं रहे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो एक तो ये चीज कि आपने डिमांड वगैरह जो है बहुत ज्यादा हाई इंपोज कर रखी है, तो इसके चलते कलेक्शन में दिक्कत आ रही है। दूसरी बात ये थी कि जो सारी की सारी आपने हाई डिमांड थी वो 1790s का जो दशक था, 1790 से लेकर 1800 के बीच में जो टाइम पीरियड था, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आया था, तब आपने ये सारी की सारी व्यवस्था लागू करी थी। अब इस वक्त में हुआ ये कि एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस वगैरह थे वो गिर गए फेमाइंस वगैरह के चलते, तो एग्रीकल्चर की जो आपकी अनाज वगैरह या उपज थी उसकी ज्यादा कीमत मिल नहीं रही थी। अब इसके चलते हो ये रहा था, पहले जो अनाज अगर 500 का बिक रहा था वो अब उस अनाज के अब कोई 300 भी देने को तैयार नहीं है। इसके चलते किसानों के पास में एक्चुअल में पैसा था भी नहीं। अब अगर उनके पास में पैसे हैं नहीं तो फिर वो कहां से आपको जो है जमींदार को पे कर देंगे, और जमींदार के पास अब अगर किसानों से पैसा नहीं आएगा तो जमींदार सारा का सारा पैसा तो अपने घर से लगाएगा नहीं, तो फिर वो जो है अगर रेंट कलेक्ट नहीं कर सकता तो फिर वो कंपनी को पे क्या करेगा। तो किसानों के साथ में जमींदार की इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई थी कि जमींदार जब भी किसानों के पास में पैसे कलेक्ट करने के लिए जाता था तो या तो जमींदार आक्रामक हो जाते थे, ये जो आपके जमींदार या आपके जो रायोट्स वगैरह हैं, ये जो आपके अगर ये जो किसान वगैरह हैं
लेट से जमींदार आपका किसानों के पास में गया पैसे वैसे कलेक्ट करने के लिए, ये अपना थोड़ी देर के लिए अपन लोग किसान मान लेते हैं। अब जमींदार जैसे ही पैसे कलेक्ट करने के लिए आया और उसने बोला कि भैया अपना टैक्स वगैरह निकालो, क्योंकि अब किसान के पास में पैसे हैं नहीं देने के लिए, तो या तो वो आक्रामक हो जाएगा, वो लड़ाई झगड़ा करेगा जमींदार के साथ में या जमींदार के एजेंट्स वगैरह के साथ में, या फिर वो ये करेगा कि वो इमोशनल हो जाएगा, वो इमोशनल कार्ड खेलेगा, जमींदार से बोलेगा कि भैया मेरे पास अभी नहीं है, बाद में दे दूंगा और मेरे पे भरोसा करो, आंखों में मेरी सच्चाई देखो और फिलहाल के लिए मुझे छोड़ दो, क्या तुम्हें मेरे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इस तरीके से वो इमोशनल नाटक करेगा। कुछ किसान ऐसे थे जो मैनिपुलेट करते थे, वो बोलते थे कि यार देखो तुम्हें मेरे को इतना इतना, मेरे को जो है आपको इतना इतना पैसा देना है, लेट से मुझे आपको 500 रुपए देना है, बट 500 रुपए तो मेरे पास है नहीं, एक काम करो 150 रुपए ले लो और मेरा पीछा छोड़ो, ये थोड़ा कम अमाउंट लेकर अगर आपको लेना हो तो ले लो, नहीं तो आप जाओ आगे, मैं इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। इस तरीके की जो चीजें हैं वो हो रही थी। अब जैसे यहाँ पे आपका कचरा सेठ बोल रहा है कि 150 रुपया देगा, तो इस तरीके की चीजें हैं, आपको देना लेट से इससे ज्यादा है, मगर अब आप किसान जमींदार जो है किसान जो है जमींदारों से बोल रहे हैं कि भैया इतना पैसा दे सकते हैं, लेना हो तो लो नहीं तो आगे बढ़ो। इन सारी चीजों के चलते हो ये रहा था कि जमींदार वगैरह ना तो पैसे कलेक्ट कर पा रहा था और ना आपका कंपनी को दे रहा था। एंड अब जब जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे नहीं दे पा रहा था तो फिर जमींदारों की और ईस्ट इंडिया कंपनी के लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले प्यार से बात करी, मगर जब बातें नहीं बनी तो उसके बाद में फिर हड़काना शुरू कर दिया, उसके बाद में फिर धमकियां देना शुरू कर दी कि अगर नहीं माने, अगर हमारे पास पैसा नहीं आया तो फिर तुम्हारी संपत्तियां कुर्क करना हम लोग शुरू कर देंगे। एक तो ये सारी चीजें चल रही हैं, और होता ये था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ये भी नहीं थे कि थोड़ा बहुत लाइक आप डिले कर दो या फिर अगर कभी परिस्थितियां थोड़ी सी खराब हो रही तो थोड़ा सा आप जो है थोड़ी सी ढील दे दो। ये लोग साल के साल अपना जो फिक्स टाइम पीरियड था उस पर आके खड़े हो जाते थे, और जैसे यहां पर अभी अंग्रेज जो है तिवारी सेठ की तरह, मेरा 20 लाख रुपया किधर है, तो वही कि मेरा रेवेन्यू सेटलमेंट जो है वो किधर है, लाओ अभी लेकर आओ, मुझे मतलब नहीं कि यहां पे आग लग गई थी या बाढ़ आ गई थी या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, भाड़ में जाए सारी चीजें, मेरी तुम्हारी बात हुई थी, पैसा लेकर आओ। तो तिवारी सेठ जैसे यहां पे आके खड़ा हो जाता था तो अंग्रेज जो है उसी तरह से आपका जमींदारों के माथे पर आके खड़े हो जाते थे और अपना जो रेवेन्यू वगैरह है, अपना जो पैसा वगैरह है वो मांगना शुरू कर देते थे। अब जमींदार के पास में है ही नहीं तो वो कहां से पे कर देगा। नतीजा वही हुआ कि जमींदार जो है डिफॉल्ट करने लगा, और डिफॉल्ट करने के बाद में फिर अल्टीमेटली अंग्रेजों ने फिर वही करना शुरू किया जिसकी धमकियां वो दे रहे थे कि हम आपकी प्रॉपर्टी कुर्क कर देंगे। तो फिर प्रॉपर्टियां जो है नीलाम होने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी जब जब जमींदारों से पैसे मांग रही, जमींदार रोना रो रहे हैं कि भैया पैसे नहीं है, ये है वो है, आत्महत्या करने का टाइम आ गया, जहर खाने के पैसे नहीं, इस तरीके की बकवास कर रहे थे। अल्टीमेटली यही हुआ, लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठा के जमींदारों की प्रॉपर्टियां बेचना शुरू कर दी। तो एक सुबह जमींदार भाई साहब उठे, अब ये देखते हैं घर के बाहर जो है यहाँ पे मजमा लगा हुआ है, और ये लोगों से पूछ रहे हैं कि क्यों भैया यहाँ क्यों आए हो, और लोग बता रहे हैं कि भैया आपकी प्रॉपर्टी खरीदने आए हैं, आपकी प्रॉपर्टी कुर्क हो गई है, जमींदार जो है आपका अंग्रेज जो है उसकी नीलामी कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें होने लगी, और इन सारी चीजों के चलते जो है जमींदारों की हालत खराब हो गई। एक रीजन और था जिसके चलते जमींदार रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, वो ये था अंग्रेजों ने इनके हाथ जो है वो बांध दिए थे, इनकी पावर वगैरह जो है लिमिटेड कर दी थी। अंग्रेजों ने ये बोला था कि जब आप किसानों से जब आप पैसा वैसा लेने जाओगे तो आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते, आप मारपीट नहीं कर सकते, उनको दबा नहीं सकते, उनको डरा नहीं सकते, उनकी जमीनों से उनको इस तरह से निकाल के बाहर नहीं कर सकते। बहुत सी चीजें उन्होंने बोली थी कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। अब इसके पीछे ये वजह नहीं थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों की परवाह थी या ईस्ट इंडिया कंपनी को किसानों की परवाह थी, या उनको ये लगता था कि किसानों के साथ में मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी की मंशा ये थी, वो लोग ये तो जानते थे कि जमींदार इंपॉर्टेंट है और इसके बिना अपना रूरल बंगाल में काम नहीं चलेगा, मगर साथ ही साथ वो लोग जमींदार को सर पे नहीं चढ़ाना चाहते थे। वो चाहते थे कि जमींदार जो है उसको रेगुलेट किया जाए, उसे कंट्रोल में रखा जाए, और धीरे 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 इसकी जो अथॉरिटी है, जो इसकी जो तूती बोलती है गांव में, इसका जो एक अपना कंट्रोल या कमांड बना हुआ है गांव में, उसको किसी भी तरीके से खत्म किया जाए, इसकी ऑटोनॉमी जो है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ में, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में इन लोगों ने काफी सारी शर्तें वगैरह जो है जमींदार पे लगा रखी थी, जिसके कि आप क्या कर सकते हो रेवेन्यू कलेक्शन करते वक्त किसानों के साथ में और क्या नहीं कर सकते। इसके अलावा एक चीज और करी थी कि जमींदार के पास में जो लठायत वगैरह हुआ करते थे, जो ट्रूप्स हुआ करते थे, आपने वो सारे के सारे ट्रूप्स वगैरह जो है वो डिसबैंड करा दिया। यानी कि जमींदार से बोला कि अब तुम दादागिरी नहीं करोगे, जो तुम्हारे लड़के वगैरह तुमने पाल रखे हैं इन सबको जो है डिसबैंड करो, इनके हाथ में लठ ले लेके तुम किसानों को हरास करने नहीं भेजोगे, दादागिरी नहीं करोगे, पहली चीज। दूसरा, तुम जो अपनी जमींदारी से कोई चीज आती है या कोई चीज जाती है तो तुम उसके ऊपर जो कस्टम्स की ड्यूटी लगाते हो वो सब अब तुम नहीं लगा सकते। तीसरा, तुम जो कचहरियां चलाते हो अपने गांव में और जहां से तुम न्याय वगैरह देते हो, अब वो तुम एकदम अपने मन मर्जी से कुछ भी नहीं करोगे। ये कचहरियां जो है अब कलेक्टर की सुपरविजन में चलेंगी, जिसको हम लोग अपॉइंट करेंगे, और अगर उसको लगेगा कि तुमने सही न्याय नहीं दिया तो वो तुम्हारे फैसले वैसले पलट सकता है। कुल मिला के सीधी सीधी बात, ये तुम्हारी अथॉरिटी जो है उसको चैलेंज कर सकता है। तो पॉइंट ये है कि ये सारी चीजें कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया ये कि जमींदार से उसकी जो लोकल
जस्टिस की पावर है, यानी कि जो न्याय वगैरह देने की, ऑर्गेनाइज करने की पावर है, वो छीन ली। लोकल पुलिसिंग वगैरह जो है उसके लठैत और उसकी ट्रूप्स वगैरह को डिसबैंड करवा के वो छीन लिया। एंड वक्त के साथ में धीरे धीरे अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू किया। तो टाइम के साथ में हुआ ये कि जो आपका कलेक्ट्रेट था, जो कलेक्टर का ऑफिस था जिले में, वो धीरे धीरे जमींदार की जगह एक अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ अथॉरिटी बनकर आया। और उसी का नतीजा है कि आज तक कलेक्टर को, जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कई लोग बोलते हैं कि कलेक्टर जो है जिले का राजा होता है, वो राजा वाजा नहीं होता, वो एक मुलाजिम ही होता है सरकार का, मगर जो एक दिमाग में लोगों के छवि बैठी हुई कलेक्टर जो है जिले का राजा होता है, वो इस टाइम पीरियड से निकल कर आ रही है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पीरियड में शासन में जमींदारों की अथॉरिटी खत्म हुई या कमजोर पड़ी और धीरे धीरे कलेक्ट्रेट जो है उसकी अथॉरिटी बढ़ी या कलेक्टर जो है वो पावरफुल फिगर के तौर पर निकल कर आया। तो कुल मिला के इस तरह से बोल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार को पंच मार मार के जो है जमीन पे गिरा दिया या दीवार से लगा दिया। इस तरीके की स्थिति जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदार की कर दी। एंड वक्त के साथ में आपका जो कलेक्ट्रेट था और उसमें जो कलेक्टर बैठता था वो नए हीरो की तरह निकल कर आता है और जमींदार जो है उस बेचारे की पिक्चर जो है फ्लॉप हो जाती है। तो आप कलेक्ट्रेट में बैठ के कलेक्टर भी वही सारे काम करवा रहा है जो जमींदार करवाता था। जैसे जनता आ गई, इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अब कलेक्ट्रेट जो है इनके मैटर वगैरह, कलेक्ट्रेट में कलेक्टर बैठ के इनके मैटर वगैरह सॉल्व करवा रहा है और चीजें जो है वही सारे काम कर रहा है जो जमींदार करता था। तो अल्टीमेटली अब धीरे धीरे जमींदार की जो छवि बनी हुई थी लोगों के दिमाग में कि जमींदार माई बाप है, उसकी जगह कलेक्टर जो है वो माई बाप हो गया। और वहां से जो बकवास चलती है कि कलेक्टर जिले का राजा है, ये है, वो सारी बातें जो लोगों के दिमाग में बैठी वो यहीं से बैठना शुरू हुई हैं जब वो कलेक्ट्रेट जो है कि इंपॉर्टेंट पावरफुल सेंटर के तौर पर जो है निकल कर आना शुरू हुआ। चलें आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रेंट कलेक्शन का जो पूरा चल रहा था सिनेरियो, उस पर थोड़ा बातचीत करते हैं। जमींदार खुद तो खैर रेंट कलेक्शन के लिए गांव जाता नहीं था, क्योंकि बड़ा आदमी हुआ करता तो ऑब्वियस ही बात है वो खुद तो एक एक के घर जाएगा नहीं। वो अपने लोगों को भेजा करता था, अपने जो लठैत या बाकी जो ऑफिसर्स वगैरह होते थे जमींदार उनको भेजता था, जिसको बोलते थे अमला। अब ये अमला जो है ये गाँव आया करता था और ये लोग फिर जो है अपना रेंट वगैरह कलेक्शन करते थे। मगर इनके सामने भी काफी सारी समस्याएं आ गई थी। एक तो ये होता था कि कई बार आपकी जो फसल है वो खराब हो जाती थी, तो उसके चलते किसानों के सामने सच में दिक्कत रहती थी कि भाई अब खाने कमाने को नहीं है तो मैं आपका रेंट वगैरह कहां से पे कर दें, और रेंट वगैरह देने की भी बारी आ रही है तो जितना हम देने की क्षमता रखते हैं उससे कई गुना तुम बढ़ा के मांग रहे हो। तो उसके चलते किसान या तो इनके खिलाफ खड़ा हो जाता था और लड़ने पे उतारू हो जाता था अमले के खिलाफ में, या तो तलवारें लेके निकल आएगा, डंडे और लठ लेके निकल आएगा और अमले के ऊपर जो है धावा बोल देगा और भगा देगा उनको, या तो ये चीज होती थी। या फिर वो ये करता था कि इमोशनल कार्ड खेलता था कि भैया पैसे नहीं है बाद में दे दूंगा, भरोसा रखो, आंखों में सच्चाई देखो, इस तरीके की चीजें, क्या तुम्हें मेरे पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं, जैसे यहाँ पे श्याम इससे बोल रहा है, उस तरीके की चीजें या तो वो होती थी। या फिर अगर किसान मैनिपुलेटिव है और थोड़ा पावरफुल है, उसके पास में भी लड़ने झगड़ने के लिए लोग रखे हुए हैं, तो फिर वो जो है अपनी तरफ से हरकतें करता था कि भैया मैं पैसे लेने आया हूं, मैं जेब में लेके थोड़ी ना घूमता हूं, पहले से बताना था, ये वो इस तरीके की चीजें वगैरह करके वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता था। तो कई सारी चीजें थी। नतीजा ये था इन सब के चलते रेंट कलेक्शन एक सरदर्द बना हुआ था और कभी भी पूरा होता नहीं था। जमींदार जो है हमेशा इसके चक्कर में घाटे में रहता था और अल्टीमेटली इसका सम टोटल ही है डिफॉल्ट करता था। इसके अलावा एक चीज और होती थी, तो ये तो खैर आपके वाजिब कारण है जिसके चलते, ये वाला जो पॉइंट है तो वाजिब कारण है जिसके चलते किसान वगैरह रेवेन्यू नहीं पे कर पाते थे। बट कई बार किसान जानबूझकर भी जो है रेवेन्यू पे नहीं करते थे, वो जानबूझकर जो है पेमेंट लटका के रखते थे। उसकी वजह थी गांव में आपके कुछ बड़े किसान भी हुआ करते थे, रिच रायोट्स हुआ करते थे जिनको बोला जाता था जोतेदार, और इसके अलावा गांव का आपका मुखिया या प्रधान होता था जिसको बोलते थे मंडल्स। ये लोग बेसिकली जब इनको दिख रहा था कि जमींदार की ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने क्या क्या परिस्थिति हो गई है और रेंट वगैरह कलेक्शन पूरा ना करने पर जमींदार के साथ में क्या हो सकता है, तो उसके चलते ये कई बार जो है जमींदार के लिए मुश्किलें खड़ी करते थे। एक तो खुद बहुत खुश हो रहे थे जमींदार को मुश्किल परिस्थितियों में देखकर, और दूसरा किसानों को अपने साथ में मिलाकर ये जानबूझकर जो है रेंट का पेमेंट डिले करवाते थे, उसके खिलाफ जो है खड़े हो जाते थे, किसानों के सपोर्ट में आ जाते थे और सब चीजों के चलते जमींदार को रेवेन्यू कलेक्शन करने में दिक्कतें देते थे। तो ये इसके चलते भी जो है आपकी दिक्कतें हो रही थी। जैसे ये अगर बंदा है, इसको हम लोगों ने मान लिया कि ये अपना जोतेदार है या फिर ये मंडल है, तो इसको जब दिख रहा है कि जमींदार की स्थिति ठीक नहीं है तो फिर ये खड़ा हो जाता था जमींदार के लिए मुश्किलें और ज्यादा बनाने में और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने में। लेट्स से कि ये आपका एक किसान है और ये एक दूसरा किसान है, आप जमींदार ने अपने लोग भेजे इनसे रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने को, इन्होंने रोना गाना किया, जमींदार के लोगों ने थोड़ा सख्ती दिखाई, तो ये जोतेदार के पास चले गए। अब जोतेदार जो है इनके सपोर्ट में आके खड़ा हो गया, इसलिए नहीं कि इसको इनकी परवाह है, इससे मतलब है, इसलिए क्योंकि इनको इस तरीके से सपोर्ट करके जमींदार के लिए जो और है मुश्किलें खड़ी की जा सकती हैं। तो ये सारे काम कर करके अल्टीमेटली
जमींदार की स्थिति ये कर दी, जमींदार अल्टीमेटली अपनी ना तो पावर असर्ट कर पा रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके हाथ बांध रखे हैं, उसके लठैत वगैरह जो उसके जो ट्रूप्स वगैरह हैं उनको डिसबैंड करा दिया, कचहरियां बंद करा दी, उसकी इज्जत जो है मिट्टी में मिला दी और सारी चीजें कर दी, रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट हो नहीं रहा है। इसका नतीजा ये मिला कि जितना उसको रेवेन्यू कलेक्शन करना है उतना वो कलेक्शन कर नहीं पा रहा था। अब अगर उतना कलेक्शन कर नहीं पा रहा था तो उसके नतीजे में फिर वो उतना पैसा जो है दे नहीं पाएगा। अब अगर वो पैसे वगैरह दे नहीं पाएगा तो डिफॉल्ट करेगा, और डिफॉल्ट होने के बाद में उसकी संपत्ति वगैरह जो कुर्क हो जाएगी। तो उसकी हालत जो है अल्टीमेटली जमींदार की हो गई थी कि भैया इधर अब जहर खाने के भी पैसे नहीं है, तो मैं रेवेन्यू वगैरह कहां से दें, ये वाली जो है स्थिति में अल्टीमेटली जमींदार आ गया। हालांकि इनके पास में एक ऑप्शन था कि अगर कोई बंदा जो है किसान वगैरह पैसे नहीं पे कर रहा तो जमींदार उसको कोर्ट में लेकर जा सकता था और डिफॉल्ट वगैरह का केस लगा के उससे जो है वसूली कर सकता था। मगर कोर्ट कचहरी में फिर वो ये तारीख पे तारीख होती रहती है और इंसाफ नहीं होता। तो उसके नतीजे में ये केस बड़े लंबे लटक जाते थे, और केस वगैरह लंबे लटक जाते थे, तो जब तक लटके हुए हैं तब तक रेवेन्यू लटका हुआ है। अब आपको किसान तो पैसा देगा नहीं जब तक वो फैसला नहीं आ जाता, और आपका अंग्रेज जो है वो सर पे सवार हैं, सर पकड़ के खड़े हुए हैं कि भैया पैसे लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ। तो परिस्थितियां इनके लिए बहुत खराब हो गई। बर्दवान अकेला ऐसा जो जिला था जिसके ऊपर ने बात करी थी कि वहां पे भाई वो राजा की प्रॉपर्टी वगैरह बिक रही थी, उस अकेले जिले में 30,000 के करीब जो है डिफॉल्ट वगैरह के और रेंट पेमेंट के केसेस वगैरह 1798 में चल रहे थे। तो कुल मिला के यहां से अपने को समझ में आ रहा था कि परिस्थितियां कितनी ज्यादा खराब थी जमींदार के लिए। चलें आगे बढ़ते हैं, और अब इसके बाद में हम लोग बातचीत करेंगे जोतेदार के बारे में कि जोतेदार किस तरीके से जो है समाज में इतना ज्यादा उठकर आया, और किसान ये जो आपका गांव वगैरह था उसमें एक पावरफुल फिगर के तौर पर इसका राइज कैसे होता है, और जमींदार की अथॉरिटी किस तरह से इसने सबड्यू करी और किस तरह से जमींदार का डाउनफॉल शुरू हुआ, वो सारी बातें हम लोग यहां से करेंगे। चलें, तो जो नेक्स्ट टॉपिक अपना है इसका नाम है राइज ऑफ जोतेदार्स। इसमें अब हम लोग जोतेदार्स का क्या प्रभाव था गांव के ऊपर, थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो अभी अपन लोगों ने ये देखा कि जमींदारों की जो है हालत खराब हो रही थी रेंट कलेक्शन करने में और परमानेंट सेटलमेंट की जो शर्तें हैं उसको पूरी करने में। इसके चलते क्राइसिस आ रहा था और बार बार उनकी जो प्रॉपर्टियां हैं वो नीलाम हो रही थी। इसी टाइम पीरियड में, या फिर यूं बोलना चाहिए कि अर्ली 19th सेंचुरी में आप या फिर इस तरह से कहें कि 18th सेंचुरी के खत्म होते होते अब आपके जो ग्रामीण भारत था, ग्रामीण क्षेत्र था बंगाल का, वहां पर एक नए ग्रुप का, एक नए वर्ग का उदय हो रहा था, एक पावरफुल सेक्शन के तौर पर। यानी कि ये पहले से एग्जिस्ट तो करते थे मगर एक पावरफुल सेक्शन के तौर पर अभी अपनी पोजीशंस वगैरह को मजबूत करते जा रहे थे, कंसोलिडेट करते जा रहे थे। इन लोगों का नाम था जोतेदार। तो बेसिकली जोतेदार थे कौन? तो जोतेदार वो बड़े किसान हुआ करते थे जो किसी एक पर्टिकुलर गांव में ही जो है बेस्ड थे और वहीं से अपना सारा कारोबार चलाया करते थे। जमींदारों की कहानी तो ये थी कि उनका प्रभाव कई सारे गांव के ऊपर हुआ करता था, मगर जोतेदार जो थे उनका प्रभाव सिर्फ उसी एक गांव में होता था, या उसी एक गांव में आपको देखने के लिए मिलता था जिस गांव में वो रहा करते थे। आप ये भी काफ़ी बड़े आपके किसान हुआ करते थे, ठीक ठाक मात्रा में इनके पास ज़मीन होती थी, पर अब उतने भी बड़े नहीं थे जितने आपके ज़मींदार हुआ करते थे, मगर एक पर्टिकुलर गांव में इनका प्रभाव होता था। ज़मींदार जब पावरफुल था तब ये उसके नीचे माथा धो के काम करते थे, और जब उनको दिख रहा था कि ज़मींदार अब कमज़ोर हो रहा है तो फिर ये उसके ऊपर अपनी अथॉरिटी वगैरह असर्ट करने की कोशिश करते थे। साथ ही साथ ये लोग एक गाँव में जो आपका लोकल ट्रेड होता था उसको भी कंट्रोल करते थे, जो मनी लैंडिंग की जाती थी उसको भी कंट्रोल करते थे, और आपके जो गाँव के गरीब किसान या पुअर कल्टिवेटर्स थे उनके ऊपर इनका काफी ज्यादा कंट्रोल या फिर काफी ज्यादा पकड़ हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी वो भी अपन लोग देखेंगे। इन सारे फैक्टर्स का इस्तेमाल कर इन्होंने अपनी पोजीशन को मजबूत करना शुरू किया, और इनका जो उदय है वो हमको देखने को मिलता है। अब क्योंकि इनके पास में भी काफी बड़ी जमीन हुआ करती थी और सारी की सारी जमीन पर तो ये खेती करेंगे नहीं, तो फिर ये करते ये थे कि अपनी जो जमीन है उसका कुछ हिस्सा जो आपके ऐसे किसान वगैरह हैं जिनके पास जमीन नहीं है उनको वो दे दिया करते थे कि भाई तुम जो है इसके ऊपर अपनी खेती किसानी करो, इसको बटाई बोलते हैं। तो अब ये जो किसान वगैरह थे जिनको इन्होंने अपनी जमीन दे दी है वो यहाँ पर अपने खुद के हल ला रहे हैं और बाकी सारी चीजें लेकर आते थे। इनके खेतों में वो अपना मेहनत करते थे, वो फसल उगाते थे। जब एक बार फसल हो जाती थी तो फिर जो भी इनकी एडजस्टमेंट होती थी कि भाई एक हिस्सा मैं रखूंगा, 2 हिस्से आप रखोगे, या 2 हिस्से मैं रखूंगा, 1 हिस्सा आप रखोगे, जो भी होता था, तो जमीन का मालिकाना हक होने के नाते उन किसानों से उनकी फसल का एक हिस्सा, लगभग उनकी आधी फसल भी हो सकती है, उसका कुछ कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, एक हिस्सा ये लोग रख लिया करते थे और इससे जो है इनका काम वगैरह चला करता था। तो कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पे एक बात समझ सकते हैं कि जमींदार जैसे जैसे कमजोर हो रहा था, या फिर जमींदार की जो अथॉरिटी कमजोर हो रही थी उसके उस वक्त में भी और उसके पहले में भी अगर आप देखोगे, जोतेदार जिस गांव में बेस्ड हुआ करता था वहां पर जमींदार की अपेक्षा उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो आपका इफेक्टिवनेस है वो ज्यादा हुआ करती थी, और उसका जो प्रभाव है वो आपको ज्यादा देखने के लिए मिलता था। वजह यह है जमींदार जनरली या तो शहर में रहते थे या फिर कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर रहा करते थे, और उनका काफी बड़े क्षेत्र में जिसमें कई सारे गाँव आते हैं उसके ऊपर प्रभाव होता था। मगर जोतेदार उसी गाँव में रहता था
जिसमें उसका प्रभाव होता था, तो वो लोगों के साथ में डायरेक्ट कंट्रोल में रहता था और उनके ऊपर डायरेक्ट वो अपना प्रभाव वगैरह जो है जमाता था। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका गरीब किसानों के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल था। उसकी एक वजह, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर एक वजह यह भी थी कि जमींदार जब भी कोशिश करता था कि गांव से जामा बढ़ाया जाए, जामा का मतलब होता है रेवेन्यू डिमांड, यानी कि टैक्स वगैरह जो आप फसल पे ले रहे हो उसको बढ़ाया जाए, तो उसका जबरदस्त विरोध जो है आपके जोतेदार किया करते थे और अपने साथ में पीछे अपने किसानों को खड़ा कर लिया, उनके बिहाफ पर आप जमींदार से लड़ रहे हो, आपने इस तरीके से साबित कर दिया और अपनी पोजीशन जो है उसको मजबूत करना शुरू किया। तो कुल मिलाकर इसको एक परिस्थिति से समझा जा सकता है कि लेट्स से ये अपने जैकी श्रॉफ जो है इनको अपन ने मान लिया गांव के जोतेदार, और जो नाना पाटेकर है उनको मान लिया जमींदार। तो इनकी फिलहाल जो परिस्थिति है वो कुछ इस तरीके की है, गांव भर में ऐसे कॉलर ऊपर करके घूम रहे हैं क्योंकि इनका जो है कंट्रोल या फिर पकड़ जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में इन कंपेयर टू आपके जमींदार। अब जमींदार जब भी गांव आता है और जब भी वो अपना जामा वगैरह बढ़ाने की बात करता है, या जमींदार जब भी ये बोलता है कि टैक्स वगैरह जो है इसको हम लोगों ने इंक्रीज कर देना है, तब ये अपना नाना पाटेकर जमींदार जब ये सारी चीजें करने की कोशिश करता है, तब ये आपका जो जैकी श्रॉफ जो अपना जोतेदार है वो उसके खिलाफ में खड़ा हो जाता है, वो इसको इन सारी बात इस पर्टिकुलर चीज का विरोध करने लगता है। अब अगर जमींदार अपनी पावर या अथॉरिटी असर्ट करने की कोशिश करेगा तो गांव में तो लोग इसके पास में भी थे लड़ने के लिए, तो गांव में क्योंकि लोग अब इसके पास में भी लड़ने के लिए हैं, ये उनको बुला लेगा। और जमींदार बेसिकली कमजोर हो रहा था, तो जमींदार को भी समझ में आ रहा था कि गांव में अगर जोतेदार से लड़ाई झगड़े किए और जोतेदार अगर हावी हो गया तो रही से इज्जत भी चली जाएगी, इसलिए फिर अल्टीमेटली नाना पाटेकर हमारे जो जमींदार साहब उनकी फिर ये हालत हो जाती थी, वो जोतेदार के सामने ऐसे दंडवत हो जाया करते थे और माफिया मांगने लगते थे। तो ये एक पर्टिकुलर परिस्थिति है जिसको आप याद रख सकते हैं, इसे कंडीशन याद रहने में ज्यादा आसानी होगी। जोतेदार बढ़िया कॉलर ऊपर करके घूम रहा है क्योंकि गांव में प्रभाव अच्छा है, जमींदार की हर चीज का विरोध करता है, जमींदार ने लेट से आके यहाँ पे बोला कि रेवेन्यू बढ़ाऊंगा, ये भाई खड़े हो गए उसके खिलाफ, उसने लड़ाई झगड़ा करने की धमकी दी, इन्होंने अपने लड़के बुला लिए, नतीजा ये निकला जमींदार को जो है घुटनों पे आना पड़ा और माफिया मांगनी पड़ी। तो इस तरीके से जमींदार की अथॉरिटी कमजोर हो रही है और जितना ज्यादा कमजोर हो रही है जोतेदार उतने ज्यादा मजबूत होते चले जा रहे हैं। तो कुल मिला के अपने को एक बात समझ में आ गई कि जमींदार के ऑफिशियल्स वगैरह को उनकी ड्यूटी करने से आदमी रोक रहा है, आपने जो किसान वगैरह है उनको उसके खिलाफ में खड़ा कर रहा है, और जानबूझकर जमींदार को जो पेमेंट मिलना चाहिए उसको खुद भी डिले कर रहा है और दूसरों के द्वारा भी डिले करा रहा है। तो अल्टीमेटली अपने जो जमींदार है उसने माथा पकड़ लिया कि मैं क्या करूं इसका, भाई मेरी तो हालत ही खराब करके रख दी इसने। इस तरीके की परिस्थितियों में जमींदार को उसने ला दिया। तो कहीं ना कहीं जमींदार को का डाउनफॉल लाने में इनका भी एक बड़ा योगदान रहा है। स्थिति ये आ गई थी कि जब भी अब जमींदार की इन सारी चीजों के चक्कर में रेवेन्यू कलेक्शन नहीं हो पाता था और वो अपना अंग्रेजों को पे करने में कामयाब नहीं हो पाता था और डिफॉल्ट कर देता था, उसके बाद में अंग्रेज जब उसकी प्रॉपर्टियां बेचा करते थे, उसकी प्रॉपर्टी को खरीदने वाले जो लोग आते थे, बोलियां लगाने जो लोग आते थे, जोतेदार कई बार उनमें से एक हुआ करता था। जैसे अपन लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये भाई यहाँ पे एकदम हीरो की तरह चश्मा लगाकर जमींदार की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे हैं। तो कुल मिला के इस तरीके की जो है परिस्थितियां बनी हुई थी और यहाँ से इनका राइज या जमींदार का फॉल साथ साथ हो रहा था और ये जमींदार के फॉल में, उनके डाउनफॉल में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे। चले, और कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो जोतेदार आपको सबसे ज्यादा पावरफुल नॉर्थ बंगाल के इलाकों में देखने को मिलते हैं। यहां पर इनको हौलादार भी बोला जाता है, बाकी जगहों पर इनको घंटीदार और कई जगहों पर मंडल भी बोला जाता है। और वही बात जो मैंने 2-3 बार अभी रिपीट कर दी है कि इनके राइज के चक्कर में जमींदारी कमजोर होती चली गई। तो जितना ज्यादा आपके जोतेदार खुश हो रहे हैं और यहाँ पे देखिए बढ़िया बढ़िया एक्सप्रेशन दे रहे हैं, फ्लाइंग किसेस मार रहे हैं, उसी परिस्थिति में उसी प्रपोर्शन में आपके जमींदार यहाँ पे खून के आंसू रोए चले जा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं, इनकी खुशियाँ, इनकी ज़िंदगी में बढ़िया बातें, इनका राइज और ज़मींदार का डाउनफॉल, ये देख लीजिए। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है अपने को पर्टिकुलर एक ये याद रखना पड़ेगा, आपका रूरल बंगाल में जिस तरीके का पावर स्ट्रक्चर था उसको इस मैप की मदद से या फ्लो चार्ट की मदद से अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मार्क मिल सकते हैं। जैसे कई बार अगर आपको पावर स्ट्रक्चर समझाने के लिए आए, जमींदार के बारे में बात करने के लिए आए या जोतेदार के बारे में बात करने के लिए आए, ये आप वहां पर जाके लगा सकते हैं। सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है पावर स्ट्रक्चर में? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके नीचे कौन है? जमींदार, जिनके पास में कई सारे गांव वगैरह जो है उनका कंट्रोल है। अब उनके नीचे कौन है? आपके किसान हैं, और इन किसानों में ये कैटेगरी है जोतेदारों की, जो किसानी जो काफी अमीर किसान है, खाते पीते किसान है, बट साथ ही साथ वो ट्रेडिंग और मनी लैंडिंग में भी लगे हुए हैं। अब ये जो जोतेदार हैं वो भी आपके जमींदार को आपका टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं, और रायोट जो है वो भी जो है, या फिर जो आपके दूसरे किसान है वो भी पे कर रहे हैं। अब कई बार ये जो रायोट्स हैं वो अपना टैक्स वगैरह पे करने के लिए
कई बार वो अपना टैक्स पे करने के लिए इनसे उधार भी ले रहे हैं और इनको अपना ट्रेड, क्योंकि ये ट्रेडिंग भी करते हैं तो इनको अपना अनाज वगैरह भी बेच रहे हैं। इनके नीचे और भी कुछ आपके किसान वगैरह हैं जिनके पास में खुद की जमीन नहीं है। यही बात इनके नीचे भी है कि इनके नीचे भी कई सारे किसान वगैरह हैं जिनके पास में खुद की जमीन नहीं है, तो वो लोग इनकी जमीनों पर काम वगैरह कर रहे हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा पावर स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है और ये इफेक्टिवली जो है काम कर रहा है और इसके तहत जो है आपकी पूरी व्यवस्था वगैरह चल रही है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक है उसका नाम है द जमींदार रजिस्ट। इसमें अब हम लोग ये देखेंगे कि जब जमींदार पे चारों तरफ से ऐसे हमले हो रहे थे और उसके ऊपर सब लोग हावी होने की कोशिश कर रहे थे, तो अपने आप को सस्टेन करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जमींदार ने क्या किया, चले देखते हैं सर। तो अब जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है इसका नाम है द जमींदार रजिस्ट। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से जो बुरी बुरी परिस्थितियां जमींदार के सामने ईस्ट इंडिया कंपनी, जोतेदार और बाकी चीज़ों ने खड़ी कर दी थी, उनका उन्होंने किस तरीके से सामना किया। तो हम लोग ये तो देख रहे थे कि जमींदार की जो अथॉरिटी थी रूरल इलाकों में वो कमज़ोर पड़ रही थी। हालांकि वो पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं हुई थी, उसको कोलैप्स होने में और वक्त लगा, एकदम से जो है वो ख़त्म नहीं हुई। तो यहाँ पर उनके सामने जो बेसिक चैलेंज था वो ये था कि उनको एक तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आपको टैक्स वगैरह देना पड़ रहा था, रेवेन्यू डिमांड जो थी बहुत हाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, एक तो वो देना पड़ रहा था, दूसरा अगर वो नहीं कर पाओगे तो इनके एस्टेट्स वगैरह, इनकी जो जागीरें थी वो बिक जा रही थी, प्लस जमींदार परेशान कर रहे थे। तो वो जो होता है कि जब आपके सामने परेशानियां आती हैं तो फिर आप कुछ ना कोई तरीका निकाल ही लेते हो। वही बात यहाँ पर भी हुई कि जब जमींदारों को चारों तरफ से जो प्रेशर्स वगैरह पड़ने लगे तो फिर उन्होंने अपने कुछ तरीके जो हैं वो डेवलप किए इस पूरी की पूरी परिस्थिति को सर्वाइव करने के लिए और कुछ नई स्ट्रैटेजीज वगैरह डेवलप करी। अब वो क्या स्ट्रैटेजीज थी जिनकी मदद से इन्होंने रजिस्ट किया, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी थी फिक्शियस सेल। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। वो है बर्दवान का जो राजा था या बर्दवान का जो आपका जमींदार था उसका एग्जांपल। ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने किया ये कि एक अपना डिक्लेरेशन दिया या फिर एक डिक्री करी कि भैया जो अगर प्रॉपर्टी महिलाओं के नाम पर है तो फिर उस प्रॉपर्टी को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी टेक ओवर नहीं करेगी। यानी कि अगर औरतों के नाम पे आपने प्रॉपर्टी कर रखी है और परमानेंट सेटलमेंट वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पे नहीं कर पाए, तो फिर उसका केस में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपकी प्रॉपर्टी वगैरह को टेक ओवर नहीं करेगी। जमींदार को जब ये बात पता चली तो उसने जितनी मतलब लिमिट थी कि इतनी इतनी एकड़ जमीन औरतों के नाम है तो टेक ओवर नहीं होगी, उतनी उतनी जमीन अपनी माँ के नाम कर दी और वो हिस्सा जो है बचा लिया। अब उसको जो है कंपनी अगर चाहे तो भी टेक ओवर नहीं कर सकती, भली जमींदार आपका डिफॉल्ट कर जाए। तो इसको अपन इस परिस्थिति से समझ सकते हैं कि जब जमींदार को पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस तरीके की डिक्री करी है तो उसने पूछा उनसे कि भैया फिर से बताना जरा, से दैट अगेन। और जब उनको समझ में आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला है तो फिर वो खूब ठहाका लगाकर हंसे और उन्होंने ये काम करवाया कि अपनी माँ के नाम पर जमीन कर दी और उतना उतना जमीन जो है उसको बचा लिया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है कि हम उतनी उतनी जमीन को टेक ओवर नहीं करेंगे। अब तो एक इसके अलावा जो दूसरा मूव उन्होंने लगाया वो ये था कि उन्होंने जो ऑक्शंस वगैरह होते थे वो सारी जमीन या वो सारी जागीर या वो प्रॉपर्टी जो ईस्ट इंडिया कंपनी अल्टीमेटली टेक ओवर करेगी उसकी करेगी नीलामी। तो जमींदारों ने फिर एक तरीका निकाला कि जो आपकी नीलामी हो रही है हम लोग उसको मैनिपुलेट करेंगे अपने एजेंट्स वगैरह की मदद से। इसके लिए इन्होंने किया ये कि जानबूझकर ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को जो रेवेन्यू पे करना था वो पे करना बंद कर दिया। अब बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आया जिसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये बोला कि ठीक है अब आप डिफॉल्ट कर गए हो और अब जो है हम आपकी प्रॉपर्टी वगैरह को जब्त कर रहे हैं। अब इसको जब्त करने के बाद हम इसका ऑप्शन करेंगे। अब जब उसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया या उसकी प्रॉपर्टी के किसी हिस्से को जब्त किया गया और उसका ऑक्शन हुआ तो उसने उस ऑक्शन में अपने खुद के एजेंट्स को भेज दिया और बोला कि सबसे ज्यादा बोली लगाकर उस प्रॉपर्टी को खरीद लेना, बाकी कोई कितनी भी बोली लगाए डजंट मैटर, मगर आप उससे ज्यादा बोली लगाकर उस प्रॉपर्टी को खरीद लीजिए। अब एक बार जब उसके एजेंट ने उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया तो और ऐसा नहीं होता कि जिस वक्त आपने बोली लगाई है उसी वक्त आपको पैसा देना है, आपको थोड़ा टाइम मिलता है, उतने टाइम में आप जाके जो है पैसा वगैरह लाके जमा करके वो प्रॉपर्टी के ऊपर अपना जो मालिकाना हक है वो ले सकते हो। तो आपके जमींदार का जो एजेंट था या नौकर था उसने सबसे ज्यादा लोगों से बोलियां लगा लगा के जमींदार की प्रॉपर्टी को खरीद तो लिया, मगर जब पैसा देने की बारी आई तो पैसा देने से मना कर दिया। ऐसी परिस्थिति में हुआ ये कि आपको वो प्रॉपर्टी जो है वो फिर से सेल करनी पड़ी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, ये अपने नाना पाटेकर साहब जो है जमींदार हैं और ये जो अनिल कपूर है वो जमींदार का एजेंट है। ये जो मजनू भाई है, वेलकम का जो सीन है वहां से मैंने इसको उठाया। तो अब इन्होंने इनको बता दिया कि बेटा तुम्हें जाना है और प्रॉपर्टी वगैरह जो अपनी बिक रही है इसमें सबसे ज्यादा आपको बोलियां लगानी है और बोली लगाकर फिर आपको जो है ये प्रॉपर्टी खरीद लेनी है। डजंट मैटर कि कौन कितनी बोली लगा रहा है, उससे ज्यादा बोली लगा के खरीद लेना। तो ये भाई गए वहां पे और वहां पर जाके इन्होंने अपना ऑक्शन में बैठकर सबसे बड़ी बोली लगाई और खरीद ली प्रॉपर्टी। पैसे देने की बारी आई तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अब जब एक बार इन्होंने हाथ खड़े कर दिए तो फिर क्या होगा, वो प्रॉपर्टी बिकी तो है नहीं, फिर उसको फिर से सेल करना पड़ेगा क्योंकि खरीदने वाले ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसको फिर से बेचना पड़ेगा। अब उसका फिर से ऑक्शन होगा।
जमींदार ने फिर से अपने किसी दूसरे आदमी को भेज दिया। अब दूसरे आदमी को भेजने के बाद में उसने फिर वही बोला कि जितने बाकी लोग जितनी भी बोली लगा रहे हैं उससे ज्यादा बोली लगा के प्रॉपर्टी खरीद लो, और फिर वही जब पैसे देने की बारी आएगी तो पैसे देने से मना कर देना। अब ये प्रोसेस इतनी बार रिपीट की गई, पैसे देने से मना कर दोगे तो फिर वो प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा, फिर यही नाटक होगा। करते 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 ये प्रोसेस इतनी बार की गई कि जो आपके ये जो आपका जो शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी या स्टेट जो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया करवा रहे थे वो लोग जो बार बार खरीदने के लिए ऑक्शन में आते थे वो सबके सब एग्जॉस्ट हो गए। सब लोगों ने हाथ जोड़ लिए, उनको समझ में आ गया कि जमींदार जो है प्रॉपर्टी बिकने तो नहीं देगा। तो आखिर में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने थक हार कर जमींदार से कांटेक्ट किया। जमींदार ने बोला चलो ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी मुझे ही बेच दो, मगर जितने दाम पर आप जितने दाम पर मैं खरीदना चाहता हूं उतने भी बेचोगे, और कम दाम पर जो है आपने वो प्रॉपर्टी उससे ले ली। ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को पता था कि ये जमींदार जो है प्रॉपर्टी बिकने नहीं देगा, तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, अब जितने भी कम दामों पर ये प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने को तैयार है उतने दामों पर बेचो और कुछ ना कुछ तो जो है इससे निकालो। तो इस तरीके से जमींदार जो है लोअर प्राइसेस देकर जो बड़ी मात्रा में रेवेन्यू डिमांड था वो भी देने से बच गया, कम पैसे देकर उसने अपनी प्रॉपर्टी भी बचा ली। इस तरीके की चीजें कर जमींदार ने कभी भी जो है पूरा रेवेन्यू डिमांड ईस्ट इंडिया कंपनी को पे नहीं किया, और कंपनी कभी भी जो है जितना उसको अमाउंट ऑफ बैलेंस या जितना भी उसको अमाउंट वगैरह रेवेन्यू वगैरह रिकवर करना रहता था ईस्ट इंडिया कंपनी से, ये जितना भी रेवेन्यू रिकवर करना होता था जमींदारों से, वो कभी भी उसको रिकवर नहीं कर पाए। इस परिस्थिति को भी समझने के लिए अपन आगे बढ़ते हैं। तो अनिल कपूर जो थे उन्होंने प्रॉपर्टी खरीद के लेने से मना कर दिया। फिर से उसकी नीलामी हुई, जमींदार ने इस बार शाहिद कपूर को बेच दिया अपना एजेंट बना के। अब ये भाई ने फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह को खरीदा, यहाँ पे बड़ी से बड़ी बोली लगाई और प्रॉपर्टी खरीद ली। अब जब पैसे देने की बारी आई तो उन्होंने बोला अब्बा जब्बा जब्बा कर लो, क्या कर लोगे। अब जब आप पैसे दे नहीं रहे हो तो फिर से आपको प्रॉपर्टी जो है रीसेल करना पड़ेगी, फिर वही नाटक होगा, फिर कोई नया एजेंट या नया एजेंट आएगा और वो फिर इसी तरीके से करेगा कि प्रॉपर्टी वो बड़ी से बड़े दामों पे खरीद लेगा और उसके बाद में पैसा देने से वो मना कर देगा। अल्टीमेटली तंग आके ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले नाना पाटेकर साहब के पास में आए। नाना पाटेकर साहब ने भी बोला चलो ठीक है, मैं आपसे अपनी प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, मगर जितने दामों पर मैं खरीदना चाहता हूं उतने पे आपको बेचना पड़ेगी। नतीजा ये निकला, कम से कम दामों पर प्रॉपर्टी वगैरह खरीद कर जमींदार जो है बेसिकली इस पूरी फिल्म का हीरो निकल कर आया, और वो इसलिए यहाँ पे खुश है, ठहाके मार रहा है। उसके एजेंट और साथी जो है भाई लोग उसके खड़े होकर खुश हो रहे हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी अल्टीमेटली यहां पर लूजर के तौर पर हमको दिख रही है। अब इस तरीके के जो ट्रांजैक्शंस वगैरह थे 1793 से लेके 1801 के बीच में, और इसके बाद भी आपको बड़े लेवल पर देखने को मिलते हैं। 1793 से 1801 के बीच में 4 बड़े जमींदार, जिसमें बर्दवान का जमींदार भी था और बाकी लोग भी जो थे, इन लोगों ने इस तरीके की बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस खूब किए। लगभग 30 लाख रुपए के करीब जो है इन्होंने कलेक्टिवली लगभग इतने लाख की प्रॉपर्टी वगैरह इस तरीके से इन्होंने हेर फेर करके निकाली। और यहां से एक बात समझ में आती कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस दरमियान जितने ऑक्शंस कराए लगभग 15% उसका फ्रॉड था या उसका फिक्शियस था। एंड ये जो है अपने हीरो की तरह निकल कर आए, कंट्रोल कर करके परेशान हो रहे हैं कि मैं कितनी प्रॉपर्टियां खरीदूं और कितनी छोड़ूं। चले आगे बढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली स्थिति ये आ गई, अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के मजे ले रहे हैं कि कोई और प्रॉपर्टी बची हो तो बता दो, हम वो भी खरीद मारेंगे और तुम्हें, और इस तरीके से मतलब यहाँ पे इतना मैनिपुलेशन कर दिया। तो यहाँ उनका एजेंट जो है वो हंस रहा है, जमींदार जो है एक विक्टर के तौर पे बैठे हुए हैं। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 2 तरीके हम लोगों ने देखे हैं, इसके अलावा भी कई सारे मेथड्स वगैरह हुआ करते थे जिसकी मदद से जमींदार अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर से अपना डिस्प्लेसमेंट जो है उसका सर्कमवेंट कर जाते थे, उससे बचकर निकल जाते थे। तरीका क्या था? तरीका ये था कि अगर अंग्रेजों ने किसी और व्यक्ति को जमींदार की प्रॉपर्टी बेच भी दी और उससे पैसे वगैरह भी ले लिए, तो प्रॉपर्टी तो उठकर कहीं जाएगी नहीं, प्रॉपर्टी तो जहां पर है वहीं पर रहेगी, गाँव में देहात में जहाँ कहीं पर भी उसकी जागीर है। अब अगर आप ये चाहते हो कि भाई आपने जो नया बायर है, जो जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको कब्जा लेना है, तो उसको गाँव में या जहां पर भी वो जगह प्रॉपर्टी है वहां पर जाके उसके ऊपर अपना फिजिकल परेशन लेना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में जब आपका बंदा वहां पे फिजिकल परेशन लेने के लिए आता था तो जमींदार अपने लठैत भेज दिया करता था उसके ऊपर हमला करने के लिए, और उसको मार के डरा के वहां से भगा दिया करता था। इस तरीके से जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी है और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको चाबी पकड़ा भी दी कि ये तुम्हारी प्रॉपर्टी भी, ऐसे चाबी पकड़ो इसकी, तो भी वो जाके ताला नहीं खोल पाता था, तब भी वो जाके उसका परेशन ले नहीं पाता था। ये उसकी परिस्थिति जो है यहां से बनी हुई थी। कई बार ये भी होता था कि आपके जो किसान हैं ये लोग भी इसको रेजिस्ट करते थे। वो कैसे रेजिस्ट करते थे वो हम देखेंगे। पहले ये जो बात हमने करी है इसको एक एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं कि ये जो है नया लड़का है, इसने प्रॉपर्टी खरीदी है और उसके बाद में फिर ये आपका पोजीशन वगैरह लेने के लिए आया। आप पोजीशन लेने के लिए आया, लोगों को पता चला कि भाई ये नया जमींदार की प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने के लिए नया आपका खरीदार आ रहा है। जमींदार ने अपने लड़के भेज दिया इसको पिटवाने के लिए और ये पिट गया।
देखिए इसकी ये हालत हो गई। अब ये बेचारा जमींदार से पूछ रहा है कि भैया मुझे क्यों तोड़ दिया आपने, मुझे क्यों मारा आपने। इस तरीके से अब लोगों को मार के भगा दिया जाता था, और मार दिया जाता था, पीट दिया जाता था, भगा दिया जाता था, और इस तरह से जमींदार जो है अपनी फिजिकल अपनी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर फिजिकल पोजेशन किसी को नहीं लेने देता था। इसके अलावा कई बार जो है किसान भी बाहर वालों को अपने गांव में आके प्रॉपर्टीज वगैरह के ऊपर जमींदार की पोजेशन नहीं लेने देते थे। ये लोग भी उसको रेजिस्ट करते थे। क्यों रेजिस्ट करते थे वो भी थोड़ा देखेंगे, मगर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि जमींदार किसानों के साथ में भी बहुत अच्छा तो था नहीं, फिर भी ये लोग जमींदार की मदद क्यों करते थे, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। असल में बात ये थी कि ये भाई लोग जो हैं ये अपने आप को समझते थे कि जमींदार की प्रजा, और उसको मानते थे अपना राजा। ठीक है जी। तो अब इनका कहना ये था कि हमारे राजा को हटाकर उसकी जगह अगर कोई और आएगा तो इससे हमारे सम्मान को ठेस पहुंचती है, हम उसकी प्रजा हैं, वो हमारा राजा है। इनफैक्ट जमींदार के लिए जो बंगाली में या बंगाल में जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है वहां पे राजा इसीलिए हो रहा था क्योंकि ये लोग अपने आप को उसका सब्जेक्ट समझते थे। तो हम अपने राजा को की जगह पे, अब हमने अपने जमींदार की जगह किसी को नहीं आने देंगे, वो हमारी आइडेंटिटी और हमारे प्राइड का जो सेंस है उसको डिस्टर्ब करता है। इसके चलते ये लोग भी जो है विरोध करते थे, किसी को गांव में घुसने नहीं देते थे। नतीजा ये निकला, जमींदार को कभी भी आसानी से डिस्प्लेस किया नहीं जा सका, या जमींदार जो है कम से कम बड़े जमींदारों के साथ में ये रहा कि वो अपना वर्चस्व बना के रखने में कामयाब काफी हद तक रह गए। और इन सारी चीजों का असर ये निकला, अल्टीमेटली जो किंग के तौर पर निकल कर आता है, जो एकदम हंसता मुस्कुराता हुआ किंग के तौर पर इस पूरी परिस्थिति से निकल कर आता है, वो अपना नाना पाटेकर साहब है, अपने जमींदार साहब है। चले आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी परिस्थितियां जो है आपका जब चल रही थी, 19 सेंचुरी आती है, 1700 खत्म होता है और 1800 लग जाता है। जो डिप्रेशन वगैरह आपको 1793 के बाद से देखने को मिल रहा था प्राइजेस वगैरह में, कि आपका एकदम इकोनॉमी जो है बैठ गई थी रूरल बंगाल में, आपको फसल के दाम नहीं मिल रहे थे, वो सारी चीजें, वो सारा का सारा जो ट्रबल था धीरे धीरे खत्म हो गया। एंड साथ ही साथ अंग्रेजों को भी समझ में आ गया कि इतना रिजिड तरीके से हिंदुस्तान में काम नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने भी जो है रेवेन्यू पेमेंट के जो नियम कायदे हैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाए। इसके नतीजे में जमींदार की प्रॉपर्टी या जमींदार की जो अथॉरिटी या पावर कमजोर पड़ रही थी वो फिर से मजबूत होने लगी, और उसने गांव वगैरह के ऊपर अपनी पकड़ जो थी उसको मजबूत बनाना शुरू किया, उसको स्ट्रेंथन करना शुरू किया। और यहां से सन 1800 से सन 1900 लगभग 100-120 साल तक और इन्होंने अपने रूल को कंसोलिडेट कर रखा। अल्टीमेटली 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, तब जाके इनकी अथॉरिटी जो है फाइनली कोलैप्स हुई, और कंट्री साइड में जोतेदार जो है वो पूरी तरीके से अपने आप को प्रभावी बना पाए, पूरी तरह से अपने आप को कंसोलिडेट कर पाए। चलें आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे अल्टीमेटली अपने को कुल मिलाकर ये दिख रहा है कि सारी की सारी पिक्चर का जो विनर है वो अपना जमींदार है, और कुल मिला के उसको उतना नुकसान यहाँ पे नहीं हो पाया जितना बाकी लोग यहाँ पे करना चाह रहे थे। चले नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है द फिफ्थ रिपोर्ट। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका नाम है द फिफ्थ रिपोर्ट। अभी तक हम लोगों ने जो भी डिबेट या डिस्कशन वगैरह किया है, जो भी बातचीत वगैरह हम लोगों ने करी है, जो भी चेंजेस वगैरह के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ों में से मेजर चीज़ें हमको पता कहाँ से चलती हैं, वो सारी की सारी हिस्ट्री को रिक्रिएट करने के लिए हमने जो डॉक्यूमेंट्स या सोर्सेज का इस्तेमाल किया है, उसमें से एक सोर्स है जिसका नाम है द फिफ्थ रिपोर्ट। ये रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में जो है प्रस्तुत की गई थी। अब इसको फिफ्थ रिपोर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस तरीके की कई सारी आपकी जो रिपोर्ट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से रिलेटेड ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखी गई थी कि हिंदुस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलाया जा रहा है। अब वो जो सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स हुआ करती थी, ये उनमें से एक थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज वगैरह के ऊपर लिखी गई थी, तो क्योंकि 5वें नंबर पर थी इसलिए इसको फिफ्थ रिपोर्ट बोला जाता है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें हमको बहुत सी चीजें रूरल बंगाल के बारे में पता चलती हैं उस टाइम पीरियड की, जिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का हम लोग डिस्कशन वगैरह कर रहे हैं। इसके अलावा और भी चीजों के बारे में पता चलता है, तो उस टाइम का हिस्ट्री या आपका जो रिकॉर्ड है वो काफी अच्छे से जो है हमारे सामने विस्तृत रूप में निकल कर आता है। अब जमींदारों ने और किसानों ने जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी पिटीशन दी थी अलग अलग चीजों की, वो सारी चीजें इसमें शामिल की गई हैं। कलेक्टर्स जो थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, उन्होंने जो अपना रिपोर्ट्स वगैरह लिखकर भेजी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो शामिल है। रेवेन्यू वगैरह कितनी मात्रा में आपको मिल रहा है और साल दर साल बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके स्टैटिस्टिक्स वगैरह जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं और जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, बंगाल हो गया, मद्रास हो गया, उन लोगों ने क्या अपने पॉइंट्स या अपने कमेंट्स या अपने नोट्स वगैरह लिखे हैं, वो सारी चीजें हमको यहां से पता चलती हैं। तो मोर और लेस शासन प्रशासन किस तरह से चलाया जा रहा था उसका एक अच्छा अंदाजा हमको यहां से मिल जाता है। अब फिफ्थ रिपोर्ट या फिर इस तरीके की रिपोर्ट आखिर लिखी क्यों जा रही थी, थोड़ा सा उसके ऊपर बात करेंगे। तो बात यह है कि जब से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को जीता था और बंगाल के ऊपर अपना शासन जो है स्थापित किया था, उसके बाद से ही बंगाल में उनकी जो गतिविधियां हैं, उनकी एक्टिविटीज हैं, उनके ऊपर बहुत क्लोजली जो है इंग्लैंड में रहने वाले कुछ लोगों ने नजर रखी हुई थी, और वो लोग इनकी गतिविधियों के ऊपर लगातार इंग्लैंड में जो है डिबेट वगैरह करते रहते थे। बहुत से ऐसे भी लोग थे जिनका कहना यह था कि इंग्लैंड की रानी ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी
को आपका चार्टर दे रखा है कि इंग्लैंड से इनके अलावा कोई और आपका साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड नहीं कर सकता, इस चार्टर को हटाया जाना चाहिए और दूसरे लोगों को भी मौका दिया जाना चाहिए कि वो हिंदुस्तान और चाइना में जाकर जो है ट्रेड वगैरह कर सकें। साथ ही साथ ये लोग ये भी चाहते तो अब ये एक तो ये आपका ये चाहते थे कि आपका जो रॉयल चार्टर है उसका रिवोकेशन हो जाए, कंपनी की जो मोनोपोली है ट्रेड वगैरह पे वो खत्म हो और दूसरे लोगों को इंडिया चाइना के साथ में ट्रेड करने का मौका मिले। तो एक तो ये वजह हो गई। दूसरे लोगों का कहना ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आपका सारा यहाँ पे कमाई वगैरह कर रही है, जो जबरदस्त यहाँ पे ट्रेड वगैरह हो रहा है, इससे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का भला हो रहा है, पूरे के पूरे इंग्लैंड का भला नहीं हो रहा। तो ये चीज ठीक नहीं है। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की जो करामात थी या जो हरकतें थी उसकी खबर भी गाये बगाए इन लोगों के पास में पहुंचती रहती थी कि ये लोग किस तरीके से यहाँ पे शासन वगैरह को चला रहे हैं, मैल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी रिपोर्ट्स वगैरह आ रही हैं। इन सब चीजों के ऊपर इंग्लैंड में खूब डिबेट्स वगैरह हो रही थी और बात यहां तक आ गई थी कि कई सारे आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस तरह से मतलब शानो शौकत की जिंदगियां बंगाल में जी रहे थे जिस तरीके की जिंदगी इंग्लैंड का राजा इंग्लैंड में नहीं जी पा रहा। लोगों ने इस तरीके के एग्जाम्पल देना शुरू कर दिए। तो जब इस तरीके की बातें निकल कर आने लगी तो फाइनली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि अब कुछ तो करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली उन्होंने 18th सेंचुरी खत्म होते होते कुछ कानून पास किए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इस तरीके चार्टर एक्ट ऑफ 1893, इस तरीके के कई सारे आपके कानून वगैरह पास किए गए और उन कानूनों की मदद से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आपका जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसके कंट्रोल को बढ़ाया गया और इनका जो हरकतें हैं, इनका जो व्यवहार था इंडिया में उसको रेगुलेट किया गया। उसी के चलते फिर यहां पर ये रिपोर्ट्स वगैरह जो है छपवाई गई थी। इसमें इन लोगों ने किया ये कि आपके जो कंपनी वाले थे इनसे ये बोला कि भैया आपको रेगुलरली अपने प्रशासन की रिपोर्ट्स वगैरह जो हैं सबमिट करना पड़ेंगे और बहुत सारी कमिटीज वगैरह अपॉइंट कर दी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स वगैरह पे नजर रखती थी। अब 5th रिपोर्ट जो है इसी तरीके की कमेटी हुआ करती थी जिसको सिलेक्ट कमेटी बोला जाता था, या फिर इसी तरीके की कुछ कमिटीज हुआ करती थी जिनको सिलेक्ट कमेटी बोला जाता था। उनमें से एक पर्टिकुलर कमेटी के द्वारा लिखी गई ये रिपोर्ट है और ये क्योंकि बहुत डिटेल में इसमें डाटा और डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया इसलिए इसके ऊपर जमकर जो है पार्लियामेंट में ना सिर्फ इंग्लैंड में डिबेट हुई थी मगर भारत में भी जो है इसके ऊपर खूब डिबेट एंड डिस्कशन हुआ और काफी हद तक ये आज की तारीख में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उस वक्त का शासन था उसको समझने में, हमारी अंडरस्टैंडिंग में काफी ज्यादा इजाफा करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसकी मदद से हम लोग उस वक्त के इतिहास को समझ सकते हैं। अब इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, मगर फिर से वही बात कि हर चीज पर आंख बंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता। हर लिखी हुई चीज पत्थर की लकीर नहीं है। इसको पढ़ते वक्त अपने को कुछ ध्यान रखना पड़ता है। हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि इसको किन लोगों ने लिखा था और किन इंटेंशंस के साथ में लिखा गया था। आपके जो हिस्टोरियंस हैं आज की तारीख में उन्होंने एक बात बड़े क्लियरली साबित कर दी है कि इसमें लिखी हुई हर बात को आंख बंद कर भरोसा नहीं किया जा सकता उसके ऊपर, और अनक्रिटिकली जो है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की हर बात को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन होना जरूरी है। वजह यह है कि बंगाल के हिस्टोरियंस, बंगाल के इतिहास को लिखने के लिए हिस्टोरियंस ने कई सारे दूसरे सोर्सेस का भी इस्तेमाल किया है। 5th रिपोर्ट अकेला तो एक सोर्स है नहीं, इसमें आपको जमींदारों के अपने खुद के जो आर्काइव्स हैं उनका भी जिक्र देखने को मिलता है, लोकल जो आपके रिकॉर्ड्स वगैरह हैं उसका भी जिक्र देखने को मिलता है। अब इसमें जो इंफॉर्मेशन हमको पता चलती है वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने रखती है और यहां पे 5th रिपोर्ट और इसमें थोड़े बहुत कॉन्ट्राडिक्शंस हमको देखने को मिलते हैं। बात यह है, ये बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मेल एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज करने के चक्कर में 5th रिपोर्ट में कई बार चीजों को बहुत ज्यादा एक्साग्रेट कर बताया गया है। खासतौर पे बंगाल में जमींदारों के जो कोलैप्स की पूरी रामकथा लिखी गई है और उनकी पावर किस तरह से खत्म हुई, इसको बहुत ज्यादा जो है एक्साग्रेट किया गया है। साथ ही साथ इन लोगों ने जिस रेट पर जमींदार अपनी जमीन खो रहे थे उस चीज को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर बड़ा चढ़ाकर लिखा है। क्योंकि अभी हम लोगों ने बातचीत करी थी तो उसमें देखा था कि जमींदार जो हैं वो हर बार अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर से डिस्प्लेस नहीं किए जाते रहे, जमींदार हर बार अपनी प्रॉपर्टी से हटाए नहीं जाते थे और कई बार अगर हटा भी दिए गए तो उनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं जाता था। मगर ये लोग क्या करते थे, हर वो केस जिसमें जमींदार को हटा दिया गया उसमें ये मानकर चलते थे कि उसको उसकी जमीन से अब निकाल दिया गया, उसके ऊपर कोई मालिकाना हक नहीं है। इस तरीके से कई बार अपने को जो है ये समझ में आता है कि ये जो चीजों को इसमें लिखा गया है वो पूरी तरह से सच नहीं है या फिर उनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। ये 5th रिपोर्ट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। अब यहां से जो है हम लोग अपना जो ये डिस्कशन है इसको बंगाल के जमींदारों से लेकर चलते हैं राजमहल हिल्स और वहां पर जो ट्राइब्स वगैरह थी, ट्राइबल्स के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रिलेशनशिप था उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत हम लोग करेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक अब अपने को देखना है यहां से उसका नाम है द हो एंड द प्लो। हो का मतलब होता है आपका जो फावड़ा वगैरह होता है उसे बोलते हैं और प्लो का मतलब होता है आपका हल। तो अब हल और फावड़े की ये क्यों यहां पे इस टॉपिक का नाम हो एंड द प्लो है उसके बारे में बातचीत करेंगे। बट मेनली हमको अब डिस्कशन जो है राजमहल हिल्स और वहां पे रहने वाले ट्राइबल्स का और उनके साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में करना है। चले देखते हैं इसे। अब जो है हम लोग अपने डिस्कशन को लेकर चलते हैं बंगाल से राजमहल हिल्स वगैरह में
और यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जो जंगल के इलाके हैं और वहाँ पे जो ट्राइबल्स वगैरह हमारे रहते थे, उनके साथ जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ये अंपायर आगे बढ़ रहा था वो कॉन्टैक्ट में आता है, तो फिर किस तरीके की चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ तो ये कि राजमहल हिल्स है कहाँ पे, तो आज की तारीख में राजमहल हिल्स जो है आपको झारखंड वगैरह के इलाके में देखने के लिए मिलता है। झारखंड का ये का जो पार्ट है वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलती है। राजमहल ट्रैप्स के नाम से ये बताया हुआ है। ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे पहाड़ वगैरह हैं और इन पहाड़ों के आसपास पहाड़ों को कवर करते हुए और उसके आसपास की पेरीफेरी में आपको बड़े घने जंगल जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। चले, तो अब यहाँ पर 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मुलाजिम हुआ करता था जिसका नाम था फ्रैंकोइस बुकैनन, यस को सिंपली बुकैनन भी बोल सकते हैं। उसने राजमहल हिल्स में पूरी एक यात्रा की थी। राजमहल हिल्स के एक सिरे से लेके वो दूसरे सिरे तक जो है पूरा का पूरा अपना ट्रैवल करता हुआ गया था। इसने इस जगह के बारे में कुछ यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, इसने इस जगह के बारे में कुछ बातें करी हैं। तो वो जो बातें इसने करी हैं वो इस पर्टिकुलर चैप्टर को या फिर इस पर्टिकुलर आपका जो ये हिस्सा है इस चैप्टर का कि राजमहल हिल्स वगैरह के बारे में, उसको समझने में हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छी मदद करता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग को काफ़ी ज़्यादा इनहांस करता है। तो थोड़ा सा अब इनकी यात्रा वृत्तांत के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, मगर उसके पहले ये कि बुकैनन था कौन। तो फ्रांसिस बुकैनन जो था ये हिंदुस्तान आया था 1794 में बंगाल मेडिकल सर्विस में काम करने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की कई सारी सर्विसेज हुआ करती थी, तो उसमें से एक सर्विस का नाम था बंगाल मेडिकल सर्विस। उसमें काम करने के लिए बंदा 1793-94 में बंगाल आया था और उसके बाद ये हिंदुस्तान में 1794 से 1815 तक रुका। तो बेसिकली एक डॉक्टर था, डॉक्टर में भी एक आपका सर्जन वगैरह था। अब कुछ इनफैक्ट कुछ वक्त के लिए आपका जो उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड वेलेस्ली, उनके पर्सनल सर्जन के तौर पर भी इन्होंने काम किया है। बाद में फिर कलकत्ता वगैरह में जब जू वगैरह बनवाने की बारी आई तो इन्होंने कलकत्ता अलीपुर जू वगैरह जो उसका ऑर्गेनाइजेशन वगैरह करवाया। बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह जो यहाँ पे बनवाए गए उनका भी जो है यहाँ पर काफी वक्त तक इन्होंने इंचार्ज वगैरह के तौर संभाला। और उसके अलावा इन्होंने काफी डिटेल सर्वे जो है अलग अलग एरियाज वगैरह जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जुरिस्डिक्शन में आते थे वहां पे डिटेल सर्वे वगैरह किए हैं और उसकी मदद से जो है इन्होंने फिर आपके वहां के मैप्स और बनाने में मदद करी, बेटर अंडरस्टैंडिंग वगैरह में काफी हेल्प करी। बाद में फिर ये आपका इंग्लैंड वगैरह लौट गए थे और फिर ये हिंदुस्तान कभी लौट कर नहीं आया। अब इन्होंने ये जो यात्राएं वगैरह करी हैं डिटेल सर्वे बनाने के लिए अलग अलग जगहों की, ये यात्रा वृत्तांत हमारे बहुत काम के हैं और इसकी मदद से हम लोगों को आपका राजमहल हिल्स वगैरह के इलाके को समझने में मदद मिलती है। तो जब ये अपना राजमहल हिल्स गए और वहां पे इन्होंने घूमा उस पूरे इलाके को, तो इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिया उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, पहले उस पर बात करते हैं। सबसे पहला तो ये इन्होंने बोला कि जंगल इतने घने हैं कि एक नजर में ऐसा लगता है कि इनको पार कर जा पाना बहुत मुश्किल है और ये इलाके से बहुत कम ही लोग हैं जो निकलकर जा पाते हैं। दूसरा ये कि इस इलाके को देखकर समझ में आता है कि यहां पे खतरा है। अब तीसरी चीज इनका कहना यह है कि जब इन जंगलों से होते हुए जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो जहां जहां मैं गया और मुझे जो थोड़े बहुत लोग या फिर थोड़े बहुत जो ट्राइबल्स वगैरह देखने को मिले, एक तो वो मेरे प्रति या मेरे साथ जो लोग थे हम लोगों के प्रति हॉस्टाइल थे, यानी कि हम लोगों के प्रति वो मित्रवत नहीं थे। दूसरा ये कि वो ऑफिशियल्स को देखकर थोड़ा सा एप्रीहेंसिव हो रहे थे, डर रहे थे, थोड़ा सा उनके अंदर जो है एंजाइटी आ रही थी। और तीसरा वो बात नहीं करना चाहते थे, उनसे अगर आप कुछ पूछोगे तो भी वो अनविलिंग से थे, बात करने में इंस्टेंसेस नहीं थे। कई बार ये तक होता था कि लोगों को अगर पहले से खबर लग जाती थी कि ये लोग जो हैं ये कुछ अंग्रेज या फिर इस तरीके के लोग हमारे गांव की तरफ आ रहे हैं, तो ये लोग गांव छोड़ छोड़ के भाग जाया करते थे, एब्सकॉन्ड कर जाते थे, वहां पे आपको कोई मिलता ही नहीं था। इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल रही थी। तो अब ये लोग थे कौन, अपना जो ये बातचीत है इसकी शुरुआत यहीं से होगी। बुकानन के डिस्क्रिप्शन में जो बातें हमको देखने को मिली हैं इसमें जो ये लोग आ रहे थे जो इन पहाड़ों में इन इलाकों में रहा करते थे, ये थे कौन, ये हिल फोक्स जो थे इन पहाड़ों में रहने वाले ये लोग थे कौन। तो 18वीं शताब्दी के जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स अपने को देखने को मिलता है उससे पता चलता है कि भाई ये लोग एक ट्राइबल कम्युनिटी थी जिसका नाम था पहाड़ियास। और ये राजमहल हिल्स जो था उसके आसपास के जंगल वगैरह हैं, राजमहल हिल्स और उसके आसपास के जो जंगल्स हैं वहां पर ये रहा करते थे। और जंगलों से जो भी आपको चीजें मिलती हैं, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह मिलता है उस पर ये अपनी जिंदगी चला रहे थे। और साथ ही साथ ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह जो है किया करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, आप जंगल के एक हिस्से को काटकर वहां के पेड़ गिरा देते हो, उसमें आग लगा देते हो और उसके बाद में वो जगह को जो है थोड़े वक्त के लिए आप छोड़ देते हो। जब बारिश होती है तो वो जो आपने आग लगाई थी उससे जो राख थी उसमें वो पानी गिरने के बाद में उसको खाद बना देता है, जमीन काफी ज्यादा फर्टाइल हो जाती है और उसके बाद में कुछ साल तक आप वहां पे
खेती कर सकते हो। आप करते करते खेती, जब जमीन की फर्टिलिटी खत्म होने लगती है, कम हो जाती है, तो फिर आप किसी दूसरे इलाके में निकल जाओगे, वहां पे यही प्रक्रिया दोहराओगे, जंगल वगैरह काट के वहां पे भी आग लगाओगे, फिर बारिश आएगी, वो सारी चीजें, और कुछ साल वहां पे खेती करोगे। इतने वक्त में जो पहली जगह आपने जहां पे खेती करी थी वहां पे नए पेड़ उगाएंगे और जंगल फिर से जो है जस का तस हो जाएगा। इस तरीके की जो खेती होती है इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है। और ये परमानेंट जो आपकी सेटलमेंट होता है या परमानेंट आपकी जो खेती की जाती है उससे बहुत अलग है, क्योंकि परमानेंट जो आपका जो सेटल्ड कल्टीवेशन है उसमें तो आप एक ही खेत को बार बार जोत रहे हो अलग अलग सीजन्स में। यहां पर जंगल के अलग अलग हिस्सों में जाके आप पेड़ वगैरह काटकर उसको जमीन को जोतने लायक बनाते हो, वहां पे खेती करते हो कुछ साल और फिर कहीं और निकल जाते हो। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल रही थी। चले, अब ये जो इलाके थे, वही बात की, ये जो आपके पेड़ वगैरह ये लोग काट के गिराते थे, उसके बाद में यहाँ पे ये जो राख बनती थी उसमें पोटैश काफी मात्रा में होता था। पानी वगैरह गिरने के बाद में ये आपका खाद का काम करता है, जमीन को काफी एनरिच कर देता है। उसके ऊपर अब ये लोग जो खेती बाड़ी किया करते थे उसके लिए फावड़ों का इस्तेमाल करते थे और ग्राउंड को ज्यादा गहरा नहीं जोता करते थे। जैसे हल अगर आप चलाओगे तो उसके कारण जो जुताई होती है उसमें काफी ज्यादा अंदर तक जो है आप जमीन को जोत सकते हो, उसमें काफी आप काफी डीप तक जो है पेनिट्रेशन कर सकते हो। यहां पर वैसा नहीं हो रहा, यहां पर जमीन को बहुत लाइटली स्क्रैच किया जाता था, बहुत छोटे छोटे फरोज बनाए जाते थे और इसके लिए होज का इस्तेमाल किया जाता था, होज या फिर जिनको आप सामान्य भाषा में फावड़ा भी बोलते हो। ठीक है जी। तो और इस तरीके से जो है ये लोग अपनी खेती किया करते थे। अब ये देख लीजिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह कैसे क्या हो रहा है। जंगल वगैरह को काट कर आग लगाई, उसको अपना खेती योग्य बनाया, कुछ साल काम किया, उसके बाद चले गए और जंगल फिर से आपका उगना शुरू हो गया। यहां से काटा, आग लगाई, खेती करके छोड़ दिया और ये फिर से जो है रिकवर कर गया। चल, अब ये तो खैर, अब ये इनको फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हमने ये बोला था कि ये लोग आपका जंगल से जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिलता था ये उसके ऊपर सस्टेन करते थे या सर्वाइव करते थे। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के नाम पर इन लोग को खास तौर पे जो 2-3 चीजें निकाला करते थे। एक तो महुआ, एक तरीके का फ्लावर होता है जिसको खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और जिससे शराब बनाई जाती है। तो एक तो महुआ, इसका इस्तेमाल किया जाता था, काफी मात्रा में इसको कलेक्ट करते थे ये लोग। इसके अलावा जो सिल्क के आपके कुकून होते हैं जिसकी मदद से रेशम बनाया जाता है वो कलेक्ट किया करते थे। और तीसरी चीज रेजिन्स वगैरह जो है जिसको हम लोग गोंद बोलते हैं, ये कलेक्ट की जाती थी। कई लोग इसको रेजिन के साथ में कंफ्यूज करते हैं, RAISIN। ये आपका किशमिश होती है। ये रेजिन्स जो है जिसमें ई लगा हुआ है, ए नहीं लगा हुआ, ये आपका अलग अलग तरीके की जो गोंद होती है, जो गम्स होते हैं, उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। चलें, तो इन चीजों का ये लोग इस्तेमाल किया करते थे। नीचे बाकी जो झाड़ जंगल लगा करते थे उससे वो अपने जानवरों को जो है फीड किया करते थे और इस तरह से इनकी जिंदगी वगैरह ठीक ठाक चल रही थी। ये देखें, ये आपका सूखा हुआ महुआ है, ये सिल्क कुकून्स हैं और ये आपके रेजिन्स वगैरह हैं। तो कुल मिला के अपने को यहां से एक बात समझ में आ रही है कि पहाड़िया बेसिकली कौन थे। पहाड़िया हंटर्स थे, शिकार किया करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे, अलग अलग जगहों पे जाके जंगल में अलग कुछ सालों तक खेती किया करते थे। चारकोल वगैरह प्रोड्यूस करते थे जो जंगलों में आग लगाई जाती थी पेड़ों में, उसकी मदद से। साथ ही साथ ये सिल्क वॉर्म रियरर्स थे, यानी कि रेशम के कीड़े पाला करते थे। अब इन सारी चीजों को करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जंगल। जंगल नहीं होगा तो सारी गतिविधियां नहीं की जा सकती। तो क्योंकि ये सारी की सारी गतिविधियां जंगल के ऊपर डिपेंड करती हैं, इसलिए इन लोगों की जो पूरी की पूरी लाइफस्टाइल थी वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती थी। और उसी के चलते ये पूरी की पूरी जमीन को अपनी खुद की जमीन समझते थे और इनकी क्योंकि आइडेंटिटी और सर्वाइवल उसके साथ में जुड़ा हुआ था, इसलिए किसी बाहर वाले का ना तो आना वहां पे पसंद करते थे और अगर कोई आने की कोशिश भी करता था तो ये उसको रेजिस्ट किया करते थे। इसलिए बुकैनन जो आपको का जो डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है कि लोग मिलना नहीं चाहते, बात नहीं करना चाहते, वो आप समझ में आता है, वो काफी हद तक जो है फिट बैठता है। अब इनके जो आपके कबीले हुआ करते थे, अब ऐसा भी नहीं था कि पूरे के पूरे राजमहल हिल्स में आपको एक ही पर्टिकुलर जो है ट्राइब देखने को मिलती है पहाड़ियों की और वही लोग जो है उनका वही लोग जो एक से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। पहाड़ियों में भी कई सारे अलग अलग आपके कबीले बने हुए थे। हर एक कबीले का अपना एक चीफ हुआ करता था और उसकी जिम्मेदारी थी कि ग्रुप को लीड करे, यूनिटी वगैरह जो है वो बना के रखे, ग्रुप में आपस में अगर कोई डिस्प्यूट्स है उनको जो है सेटल डाउन करे। और अगर एक ट्राइब की किसी से लड़ाई होती है दूसरी ट्राइब से या फिर आपके जो मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, तो फिर उसमें जो है वो ट्राइब को लीड करे और विक्ट्री की तरफ लेकर जाए, ये सारी उसकी जिम्मेदारियां हुआ करती थी। तो हम लोगों ने ये देखा कि पहाड़िया जो थे, इन लोगों का बेस राजमहल हिल्स में बना हुआ था, जंगलों में, घने जंगलों में। और यहाँ से ये लोग कई बार जो हैं आपके जो इनके आसपास के जो इलाके थे जंगलों के बाहर के, सेटल्ड एग्रीकल्चर जहाँ पे होता था, वहाँ पे कई बार ये लोग रेगुलरली रेड वगैरह किया करते थे। अब ये रेड इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि अगर कभी लेट से कभी अकाल वगैरह पड़ गया और जंगल से आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस अच्छी मात्रा में नहीं मिल रहा है, ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी स्कैरसिटी में आपको सस्टेन करना है, तो रेड करके जो आपके सेटल्ड एग्रीकल्चर करने वाले लोग हैं
उनसे कुछ ना कुछ आपको छीना झपटी करना पड़ेगी और कोई ऑप्शन था नहीं। इसके अलावा ये सारी रेड्स वगैरह कर कर ये लोग अपनी पावर वगैरह जो है वो भी असर्ट किया करते थे आसपास की कम्युनिटीज वगैरह के ऊपर, और इसके बेसिस पर उनके साथ में इनके किस तरीके के पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स होने वाले हैं, आउटसाइडर्स के साथ में पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स उस तरीके से नेगोशिएट किए जाते थे। एंड आपके जो इन इलाकों के आसपास की, जो जंगल के आसपास के जो आपके इलाके थे, इसके जो जमींदार थे, कई बार ये लोग भी जो हैं इनको समझ में आता था कि पहाड़ियाँ जो हैं अगर परेशान करेंगे तो सुकून से रहना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ये लोग भी इनके साथ में आपका सेटलमेंट वगैरह करके बैठे थे। वक्त वक्त पर इनको कुछ ना कुछ दे दिया करते थे, जो आपके चीफ वगैरह थे सरदार के, उनके पास में कुछ ना कुछ गिफ्ट पहुंचा दिया करते थे, और बदले में वो लोग जो है ज्यादा यहाँ पे रेड वगैरह नहीं करते थे या फिर किसी को परेशान ये लोग भी नहीं किया करते थे। इस तरीके से जो है एक सेटलमेंट वगैरह चल रहा था। अब अगर कोई व्यापारी है, उसको राजमहल हिल के एक छोर से दूसरे छोर पार कर जाना था, तो वो भी जो है इन लोगों के साथ में निगोशिएट करता था और इनको एक छोटी मात्रा जो है उसको अपना जो भी सामान है या फिर जो भी पेमेंट वगैरह वो करना पड़ती थी, तभी वो लोग उसको इलाकों से जाने देते थे। और अगर एक बार आपने पेमेंट वगैरह कर दी तो बाकायदा साथ में वो प्रोटेक्शन भी दिया करते थे। इस तरीके की व्यवस्था वगैरह चला करती थी, उन व्यापारियों को फिर कोई लूटा नहीं करता था। अब ये जो पूरा का पूरा एक सेटलमेंट बना हुआ था, एक पीस वगैरह का निगोशिएशन था, ये 18वीं शताब्दी में लंबे वक्त तक चल नहीं पाया। 18वीं शताब्दी के आखिरी जो दशक थे वहां आते आते ये सेटलमेंट वगैरह जो था आपका पीस का, ये सब कुछ खत्म हो गया। इसकी वजह ये थी कि अंग्रेज जैसे जैसे इलाका जीतते जा रहे थे वैसे वैसे वो सेटल्ड एग्रीकल्चर जो है उसको ईस्टर्न इंडिया के इलाकों में एग्रेसिवली एक्सटेंड कर रहे थे। सेटल्ड एग्रीकल्चर का मतलब क्या, आपका एक खेत है, उसके पास में आप रहते हो और हर सीजन में आप उसमें जो भी अपना एक्टिविटीज वगैरह हैं वो करनी है, वो सारी की सारी गतिविधियां आप करते हो एंड इसी के थ्रू आप अपना जीवन चला रहे हो। आप पहाड़ियां जो है वो किस तरीके का एग्रीकल्चर कर रहे हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अगर सेटल्ड एग्रीकल्चर उनके इलाकों में लाया गया तो उनका जो जीने का तरीका है वो खत्म हो जाएगा। ये बात अपने को क्लियर समझ में आ रही है। अंग्रेज सेटल्ड एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए जंगलों को काटने पर काफी ज्यादा जो है आमादा थे और वो उसको इंकरेज भी करते थे। तो अल्टीमेटली फिर होना वही था जो हुआ, पहाड़िये जो थे इनके खिलाफ उठ के खड़े हो गए और यहां से फिर लड़ाई झगड़े शुरू हुए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अंग्रेजों को आखिर सेटल्ड एग्रीकल्चर को ही जो है सपोर्ट करने में क्या मजा आ रहा था, ये इसी पर्टिकुलर चीज को जितना जो है इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहे थे। इसकी वजह यह है कि जितना ज्यादा सेटल्ड एग्रीकल्चर बढ़ेगा उतना ज्यादा इनका लैंड रेवेन्यू बढ़ेगा, तो एक तो वो उसमें इंटरेस्टेड थे। दूसरा ये कि ये चाहते थे कि जो क्रॉप्स वगैरह यहां पर हो रहे हैं इसको एक्सपोर्ट किया जाए और उससे पैसा कमाया जाए, तो क्रॉप्स वगैरह को एक्सपोर्ट करने के लिए भी प्रोडक्शन बढ़ाना जरूरी था। तीसरी चीज ये कि इन लोगों का मानना था कि अगर ये जो इलाके में रहने वाले लोग हैं इनको अगर सेटल्ड और ऑर्डर्ड सोसाइटी में लेकर आना है तो सेटल्ड एग्रीकल्चर आपको करवाना ही पड़ेगा। सेटल्ड एग्रीकल्चर एक ऑर्डर्ड सोसाइटी का बेसिस है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। प्लस ये जो आपके ये ट्राइबल्स लोग हुआ करते थे, अंग्रेज इनको सैवेज के तौर पर देखते थे, अनरूली मानते थे, प्रिमिटिव मानते थे, और इनका मानना था कि इनको इनकी इस परिस्थिति में अगर रखा जाए तो फिर इनको गवर्न करना मुश्किल है और इससे ये लोग फिर कुछ कमा नहीं पाएंगे, कोई रेवेन्यू वगैरह इनको मिलेगा नहीं। तो अपनी अथॉरिटी और अपनी रिट को एक्सटेंड करने के लिए इन लोगों ने सोचा कि सबसे बढ़िया यही रहेगा कि जंगल वगैरह साफ करवाया जाए और सेटल्ड एग्रीकल्चर करवाया जाए। इन लोगों को भी जो है मजबूर किया जाए सेटल्ड एग्रीकल्चर जो है उसको अपनाने के लिए। एक बार अगर ऐसा हो गया तो फिर ये जो जंगल के लोग हैं, फॉरेस्ट पीपल हैं, ये लोग टेम हो जाएंगे, सिविलाइज हो जाएंगे और धीरे धीरे फिर ये अपनी जो अभी की लाइफस्टाइल है उसको छोड़ के फाइनली ये लोग भी जो है हल पकड़ लेंगे और उसकी मदद से एग्रीकल्चर वगैरह करेंगे, तो ये लोग भी ठीक ठाक जिंदगी जिएंगे और हमें तो जो फायदा होगा सो होगा ही होगा। तो ये पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ में सेटल्ड एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए आपके जितने भी जंगल वगैरह आ रहे थे सबको कटवाना शुरू किया गया। अब इसके चलते जो पहाड़िये थे, क्योंकि हमने पहले ही देखा कि जंगल उनके लिए जो है उनकी जिंदगी का जो लाइफस्टाइल थी उसको जीने का एक का ही जरिया था, जंगल नहीं रहेगा तो फिर पहाड़िये जो थे वो भी खत्म हो जाते। तो यहां से फिर जब ये जो पहाड़िये थे या जो हिल पीपल थे और ये जो सेटल कल्टीवेटर थे, इनके बीच में फिर यहां से कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बड़ी मात्रा में बनने लगा और इसी के चलते इसको रोकने के लिए जो पहाड़िये थे इन्होंने फिर आसपास के गांव और बाकी सारी चीजों को ज्यादा मात्रा में रेड करना शुरू कर दिया। अब अंग्रेजों ने इनको रोकने की कुछ कोशिशें भी की, मगर उनको समझ में आ गया कि इनको रोकना थोड़ा मुश्किल है, ये जो टास्क है थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। अल्टीमेटली 1770s आते आते इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब पहाड़ियों को अगर हम लोग सेटल नहीं कर सकते, इनको हम लोग अगर टेम नहीं कर सकते तो फिर हम लोग इनको खत्म कर देंगे। और यहां से इन्होंने एक ब्रूटल पॉलिसी अपनाई जिसके तहत इन्होंने इनका एक्सटर्मिनेशन शुरू किया, बड़ी मात्रा में इनको मारा गया। इसके बाद में इनको जो है जिन इलाकों में रहा करते थे वहां से इनको भगाया गया।
अब चीजें जब एकदम आउट ऑफ नोवेयर 10 साल तक इस तरीके के लड़ाई झगड़े चलते रहे, तो अंग्रेजों का जो प्लान था इस इलाके से ज्यादा रेवेन्यू कमाने का, वो इनको खटाई में पड़ता हुआ दिखा। तो फाइनली 1780 में एक बंदा हुआ करता था अगस्टस क्लीवलैंड, वो कलेक्टर था भागलपुर का। उसने जो है एक पॉलिसी अपनाई पैसिफिकेशन की, उसने इनके साथ में जो है चीजों को ठीक करने के लिए एक पॉलिसी अपनाई। उसके तहत इसने पहाड़िया चीफ जो है उनको ये बोला कि हम साल के साल आपको कुछ एनुअल थोड़ा बहुत पैसे वगैरह देंगे, बदले में आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप अपने लोगों को कंट्रोल में रखें, और साथ ही साथ आपको लॉ एंड ऑर्डर आपके इलाकों में मेंटेन रखना होगा, वहां पे हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर कोई हमले वगैरह नहीं होने चाहिए। ये जो है इस तरीके की एक पॉलिसी वगैरह को अपनाया गया। हालांकि इससे भी कुछ खास फायदा नहीं पड़ा, क्योंकि बहुत से पहाड़िया जो सरदार थे उन्होंने इस तरीके के अलाउंसेस और पैसे वगैरह लेने से मना कर दिया। जिन लोगों ने ये एक्सेप्ट किया अभी, उनकी जो कम्युनिटी वगैरह थी, उन्हीं लोगों ने उनको बाहर निकाल दिया, सरदार वगैरह के पद से हटा दिया, उन्होंने अपनी अथॉरिटी वगैरह जो खो दी। उसकी वजह यह थी कि पहाड़ियों का मानना यह था कि ये जो अलाउंसेस वगैरह हमको मिल रहे हैं, बेसिकली कॉलोनियल सरकार जो है हमको पेरोल पे रखे हुए है, और इसके बदले में वो हमसे कुछ काम करा रही है, मतलब हम उनके मातहत हो गए, उनके नौकर हो गए, उनके सबऑर्डिनेट हो गए, और हम किसी के सबऑर्डिनेट बनकर नहीं जिएंगे। ये हमारी ट्राइब्स की लॉयल्टी प्राइड के खिलाफ जाता है। तो इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के चलते राजमहल हिल्स में कभी शांति वगैरह उतनी ज्यादा फिर रह नहीं पाई। इन्होंने किया ये, जैसे जैसे पैसिफिकेशन वगैरह कंटिन्यू हुआ, तो फिर राजमहल हिल्स की जो मैक्सिमम ट्राइब्स वगैरह थी, उन्होंने किया ये कि वो और ज्यादा घने जंगलों के लिए जंगलों की तरफ चले गए, और ज्यादा अंदर के इलाकों में जो है माउंटेन्स, और ज्यादा डीपर माउंटेन्स वगैरह में ये चले गए, और अपने आप को इन लोगों ने इंसुलेट कर लिया बाहर के लोगों से, जो हॉस्टाइल फोर्सेस वगैरह हैं, और यहां से फिर इन्होंने अपनी लड़ाई झगड़े जो है, अपनी जो जंग है उसको जारी रखा। तो इसी के चलते जब बुकानन इनके इलाकों में अल्टीमेटली 1810 या 11 के बीच में, यानी कि ये सारी घटनाएं जब हो रही हैं, जिससे लगभग 30-40 साल बाद जाता है, तब उसको ये देखने को मिलता है कि पहाड़िए जो हैं उसको सस्पिशन से देख रहे हैं, डिस्ट्रस्ट से देख रहे हैं, उससे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज अब नेचुरली समझ में आती है कि इसकी वजह क्या है। तो कई सारे फैक्टर्स जिसके कारण पहाड़ियों का जो बिहेवियर इसको हॉस्टाइल लगा, उसमें से ये जो है एक प्राइमरी रीजन था, क्योंकि उन लोगों को पहले से ही जो है एक्सपीरियंस थे, पैसिफिकेशन के जो कैंपेन्स चलाए गए थे उसके, और जो ब्रूटल रिप्रेशन किया गया था उसका। इसी के चलते उनका जो है परसेप्शन ब्रिटिश इन्फिल्ट्रेशन का अपने इलाकों में बना, और इसी के चलते उन्होंने बुकानन को घास नहीं डाली, उसको कोई खास जो है अच्छा ट्रीट नहीं किया। साथ ही साथ एक चीज और हो रही थी, इसी वक्त में एक नाटक और हो रहा था। अब इस इलाकों में एक नए तरीके के जो है सेटलर्स वगैरह, एक नए तरीके की ट्राइबल कम्युनिटी को लाया जा रहा था, क्योंकि पहाड़ियों के साथ में जो काम अंग्रेज करना चाहते थे वो हुआ नहीं, तो उन्होंने किसी दूसरी कम्युनिटी को लाकर यहां पे वही काम कराने का सोचा, और इसी के चलते यहां पर एक नई जो है कम्युनिटी वगैरह को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिनका नाम था संथल्स। अब पहाड़िए जिस तरीके की चीजें नहीं करना चाहते थे, उसका उल्टा संथल जो है वो सारी की सारी चीजें करने को तैयार थे, जंगल काटने को तैयार थे, लकड़ी वगैरह सप्लाई करने को तैयार थे, सेटल्ड एग्रीकल्चर करने को तैयार थे, राइस और कॉटन उगाने को तैयार थे। सारी चीजें जो पहाड़ियां नहीं करना चाहते थे वो सारे काम करने को तैयार थे। तो वो सारे इलाके जहां से पहाड़ियां विड्रॉ करके अंदर के इलाकों में आ गए थे, उन सारे इलाकों को संथल ने जो है आपका टेक ओवर कर लिया, और पहाड़ियां जो है वो राजमहल हिल्स के अंदर के इलाकों में जाके बैठ गए। तो अब इनकी एक तो संथलों के साथ में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, अंग्रेजों के साथ चल ही रहे थे। ऐसी ये सारी परिस्थितियों के बीच में बुकानन का वहां पर जाना और पहाड़ियों को उसको मुंह ना लगाना बहुत क्लियरली समझ में आता है। और नेक्स्ट टॉपिक अब जो अपना रहेगा यहां से वो संथल्स हैं। अब हम यहां से ये जो नया आपका ट्राइबल कम्युनिटी आई है उसके बारे में बातचीत करेंगे। मगर कुल मिला के अपने को एक बात समझ में आ गई कि पहाड़ियों की जो जिंदगी है, ये अगर आपको सिंबलाइज करना है तो इसको आप एक फावड़े की मदद से या एक हो की मदद से सिंबलाइज कर सकते हो, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इनकी जगह पे संथलों को लाया जा रहा है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने को तैयार हैं, जिसके लिए जरूरत पड़ती है हल की। तो वो जो नई लाइफस्टाइल यहां पे अपना रहे हैं उसको आप सिग्निफाई कर सकते हो हल की मदद से। तो कुल मिला के अब ये जो लड़ाई है इसको आप फावड़े और हल के बीच की लड़ाई या फिर हो एंड फ्लो के बीच की लड़ाई मान सकते हो। और ये बहुत लंबी चली, इसके फिर डिजास्टर्स कंसिक्वेंसेस इस इलाके के लिए हुए थे, उसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। मगर अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा संथल्स द पायनियर सेटलर। इसमें संथलों के बारे में बातचीत की जाएगी। अब हम लोग बातचीत करेंगे संथल्स के बारे में। तो 1810 के आसपास हमने पहले ही बात कर ली है कि बुकानन जो है राजमहल हिल्स के इलाकों में गया था और वहां पे घूमकर उस पूरे इलाके को सर्वे कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था। तो राजमहल हिल्स के इस पूरे इलाके में घूमते घूमते 1810 के आसपास एक जगह पड़ती है राजमहल हिल्स में जिसका नाम है गंजूरिया पहाड़। आपके बुकानन साहब ने इस इलाके को क्रॉस किया और यहां पर अब उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखी कि बाकी जगहों पर तो आपको घने जंगल देखने को मिल रहे हैं, मगर गंजूरिया पहाड़ क्रॉस करने के बाद जो इलाका इनके पास में आता है वहां पर इनको पता चलता है कि इस तरीके के घने जंगल आपको वहां पे देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। वहां पर किसी ने अपनी तरफ से मेहनत कर किसी ने अपनी तरफ से ह्यूमन एफर्ट डालकर वहां के जंगलों को साफ कर दिया है, काट दिया है और वहां की जमीन को कृषि योग्य बना दिया है। मतलब वहां पे आपको ऐसे जंगल ना मिलके
इस तरीके से कटे हुए जंगल काटने के बाद जो बचा हुआ इलाका है वो आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है, जिसके ऊपर कृषि की जा सकती है, जिसको आप एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जब उन्होंने इंक्वायरी करी कि भैया ये सारा काम किसने किया, तो उनको पता चला कि संथल करके एक आपका कबीला है या संथल करके आपके ट्राइबल्स हैं, उन लोगों ने यहाँ पर ह्यूमन लेबर और ह्यूमन एफर्ट दिया है और उनकी मदद से जो है ये आपका इलाका वगैरह आपका कृषि योग्य बनाया जा रहा है और ये जंगल वगैरह जो है साफ किए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि संथल थे कौन? तो संथल एक ट्राइबल कम्युनिटी थी जो इस इलाके में, इलाका कौन सा, राजमहल हिल्स में सन 1800 के आसपास में आना शुरू हुए थे और सेटल डाउन होना शुरू हुए थे। अब सबसे पहले इन लोगों ने आपके जो पहाड़िए थे उनको यहाँ से डिस्प्लेस किया, वो पहाड़ियों के साथ में इनके लड़ाई झगड़े हुए और उसके चलते, और इसमें इन लोगों का अपर हैंड था, तो पहाड़िए जो हैं राजमहल हिल्स के जंगलों के और ज्यादा घने इलाकों में निकल गए अंदर की तरफ में, और जो लोअर स्लोप्स थे राजमहल हिल्स के और जो आपके पेरीफेरी के जंगल वगैरह थे वो सब इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिए। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने जंगलों को साफ करना शुरू किया और यहाँ जो जमीन वगैरह अब इनके हाथ में आई उसके ऊपर ये लोग सेटल डाउन होना शुरू हो गए। ये एक गांव का आपको चित्र देखने को मिलेगा, ये एक संथल गांव है। ये 23 फरवरी 1856 के आसपास में फोटोग्राफ छपी थी किसी न्यूज़पेपर वगैरह में, तो ये उसका जो है संथल गांव का एक फोटोग्राफ आपको देखने के लिए मिल रहा है। चले आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि संथल जो है राजमहल हिल्स पहुंचे कैसे? अब एकदम से सपना तो आया नहीं होगा कि एक जगह है राजमहल हिल्स की तो अपन जहां पे भी रह रहे हैं वहां से निकल के अपन यहां पर चलते हैं और यहां पर सेटल डाउन होते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा वाजिब बन जाता है, बड़ा रेलेवेंट हो जाता है कि संथल आखिर राजमहल हिल्स पहुंचे कैसे। उसका जवाब यह है कि संथल आपका बंगाल के इलाकों में 1780 के आसपास से आने लगे थे काम की तलाश में। संथल कबीला एक से दूसरी जगह मूव तो कर ही रहा था, घुमक्कड़ी कर रहे थे वो, कभी बिहार में, कभी बंगाल में, कभी इधर कभी उधर, एक से दूसरी जगह वो लोग खाना बदोशों वाली जिंदगी जी रहे थे, एक नोमैडिक लाइफ वो लोग जी रहे थे। मगर 1780 के आसपास में वो जब बंगाल में आए, यहां पर जमींदारों ने उनको हायर करना शुरू किया लेबर के तौर पर, ताकि वो जो जमीन वगैरह है बंगाल में उस पर भी वो जंगल वगैरह काटें और उसको जमीन को कृषि योग्य बनाएं और वहां पे कल्टीवेशन वगैरह जो है बढ़ाएं। इस काम में संथल बहुत ज्यादा माहिर हो गए और ये काम बहुत अच्छे से करने लगे, कम दामों पे करने लगे, तो जमींदारों के लिए बहुत बढ़िया किस्म का जो है लेबर हो गए। अंग्रेजों को जब इनके बारे में पता चला और इन्होंने इनकी यूटिलिटी यहां पर देखी, तो फिर इन्होंने जो है जंगल महल का जो इलाका था राजमहल हिल्स का, वहां पर सेटल होने के लिए संथलों को जो है न्योता दिया। अंग्रेजों ने इनको न्योता इसलिए दिया था क्योंकि पहाड़ियों को समझाने में और पहाड़ियों को सबड्यू करने में अभी तक अंग्रेज जो हैं वो कामयाब नहीं हो पाए थे, वो पूरी तरह से फेल हो गए थे। पहाड़ियों के साथ लड़ाई झगड़े लड़ के परेशान हो गए थे और उनको समझा के पैसिफाई करने में भी कोई खास सफलता नहीं मिली थी। तो जब अल्टीमेटली समझ में आ गया कि पहाड़िये नहीं मानेंगे, तब अंग्रेजों ने बोला कि चलो आप नहीं तो कोई और सही। तो उसी की जगह पे फिर इन्होंने संथलों को बुलाया और संथलों से बोला कि भाई तुम जो है यहां पर आकर हमारे लिए ये जंगल वगैरह साफ करो और सेटल डाउन हो जाओ और यहां पर अपनी खेती वेती शुरू कर दो, बदले में हमको जो थोड़ा बहुत टैक्स बनता है वो अब दे देना। अब यहां पे पहाड़ियों को हटा के इनको लाने की एक वजह यह भी थी कि पहाड़िये क्योंकि जंगल को अपना घर मानते थे, तो वो आपका जंगलों को काटने को तैयार नहीं थे, ना वो अपना ये हल पकड़ के खेती करने को तैयार थे और टर्बुलेंट बने हुए थे। इसका उल्टा संथल जो हैं वो क्योंकि अब एक से दूसरी जगह खाना बदोशों वाली जिंदगी जी रहे थे, तो उनको अब अगर बैठे बैठाए रहने की कोई जगह मिल रही है तो उनके लिए तो ये मतलब बहुत खुशी की बात थी, एक तरीके का वरदान था। तो उन्होंने हंसते हंसते जो इस बात को मान लिया। वो ना सिर्फ आपके जंगल काटने को तैयार हो गए, वो अपना हल उठाकर सेटल एग्रीकल्चर या खेती करने को भी तैयार हो गए। तो अल्टीमेटली इन्होंने फिर जो है सारी की सारी शर्तें वगैरह मान ली अंग्रेजों की और अंग्रेज इनको यहां पर लेकर आ गए। अब इसका जो नतीजा निकला वो क्या निकला उसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। संथलों को जो जमीन दी गई थी उस पर इन लोगों ने काफी बड़ी मात्रा में जो है खेती वगैरह करना शुरू करी और धीरे धीरे इलाका वगैरह साफ करना शुरू किया। 1832 के आसपास एक बहुत बड़ा इलाका जो है इस पूरे के पूरे क्षेत्र का उसको डिमार्केट किया गया, यानी कि बॉर्डर पिलर वगैरह लगा के पूरी, जैसे हम लोग फेंसिंग वगैरह करके अपनी जमीनें वगैरह जो हैं बताते हैं कि इतनी जमीन हमारी है, ये प्लॉट इतना है, सारी चीजें इस तरीके से 1832 के आसपास में एक बड़े इलाके को डिमार्केट किया गया और इसका नाम रखा गया दामिन ए कोह। याद रखिएगा, ये कईयों बार एग्जाम में पूछा गया है, दामिन ए कोह। तो दामिन ए कोह का जो इलाका है उसको डिमार्केट किया गया। अब ये जो जमीन है वो डिक्लेयर कर दी गई कि भाई ये एक्सक्लूसिवली संथलों की जमीन है, यही लोग यहां पर रहेंगे, यही लोग यहां पर एग्रीकल्चर करेंगे और यहां पर रहते रहते वो सेटल्ड पीजेंट्स वगैरह बन जाएंगे। 1832 के आसपास तक, 1800 में ये लोग आए, 1800 से लेकर 1832 तक में इन्होंने खेत वेत आपका बनाना शुरू किए, जंगल साफ करना शुरू किए। नतीजे में 1832 में अंग्रेजों ने एक बड़ा इलाका, जब इनको दिखा कि ये काम के लोग हैं, उस इलाके को दामिन ए कोह बोलकर डिमार्केट किया, बोला कि जमीन संथलों की हो गई है। अब ये जो जमीन दी गई थी इसको देने की शर्त
शर्त ये थी कि 10 सालों के अंदर अंदर ये जो टोटल इलाका आपको दामिनी कोह में दिया गया है, इसका 1/10वां हिस्सा जो है इसको काट कर, इसके ऊपर जो जंगल है उसको काट कर आपको कृषि योग्य बनाना है पहले 10 सालों में। अब ये जो सर्वे, ये पूरी की पूरी टेरिटरी वगैरह जो है इन लोगों को देने के लिए पूरे आपका जो बॉर्डर पिलर वगैरह लगाकर आपने डिमार्केशन वगैरह किया था, इसमें दो चीजें करी गई। पहला तो ये कि आपके मैदानी इलाकों के जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो आपका खेती वगैरह करते हैं, उन सारे लोगों को आपने बोला कि आप इस इलाके में नहीं आओगे, ये इलाका एक्सक्लूसिवली संथलों का है। और दूसरा, आपके जो पहाड़ियां हैं इनसे भी आप जो अंदर के जंगलों के इलाके में निकल गए, उनके भी आपने, उनके और इनके बीच में भी एक पेरीफेरी बना दी, एक बॉर्डर बना दी है, और बॉर्डरिंग वगैरह करके आपने उनसे भी समझा दिया कि अब तुम इस तरफ मत आना भाई, आओगे तो तुम्हें दिक्कत होगी, क्योंकि अभी इलाका संथलों को दे दिया गया। इस तरीके से संथलों को रहने के लिए एक बहुत बड़ा इलाका एक्सक्लूसिवली अपने लिए मिल गया। अब दामिनी कोह का डिमार्केशन होने के बाद और जमीन एक्सक्लूसिवली संथलों को देने के बाद में संथल जो है रैपिडली एक्सपैंड करते हैं। 1838 के आसपास आपको संथलों के सिर्फ 40 गांव देखने को मिलते थे। 1851 आते आते दामिनी कोह के इलाके में 1473 गांव जो है आपके संथलों ने बसा लिए थे। इसी तरह से 1838 में इनकी पॉपुलेशन लगभग 3000 के करीब थी। 1851 आते आते इनकी पॉपुलेशन लगभग अप्रोक्सीमेटली 82,000 के आसपास में आ गई थी। अब ये सारा काम करवा के अंग्रेजों को यह फायदा हुआ कि जैसे जैसे कल्टीवेशन एक्सपैंड किया, गांव बढ़े, लोग बढ़े, खेती बढ़ी, खेती वगैरह से जो आपको आउटपुट मिल रहा है वो बढ़ा। इसके नतीजे में उनका जो रेवेन्यू वगैरह था वो और ज्यादा बढ़ता चला गया, और इनके कल्टीवेशन के साथ में इनका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। ये रेवेन्यू इंक्रीज होने का फायदा अंग्रेजों को डायरेक्टली मिला, क्योंकि अब उनको जो अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था, वो ऑब्जेक्टिव या हित जो है वो पूरा होने लगा। अब जैसे अब जो होता ही है कि जब कोई नया आदमी आता है तो पुराना अगर किसी जगह पे सेटल्ड हो तो वो उसको रेजिस्ट करता है। वही काम यहां पर भी हुआ था कि जब संथल यहां पे आके बसने लगे, पहाड़ियों ने इनको रेजिस्ट करने की कोशिश करी, मगर जो लड़ाई झगड़े अल्टीमेटली हुए उसमें संथल जो है अपर हैंड मार गए, और वो लोग जो है आपका पहाड़ियों को अंदर की तरफ खदेड़ने में कामयाब रहे। इससे हुआ यह कि पहाड़ियां जो हैं वो जंगल के अंदर के इलाकों में और राजमहल हिल्स के अपर जो स्लोप्स वगैरह हैं वहां तक कन्फाइन होकर रह गए, और निचले इलाके वगैरह जो काफी ज्यादा फर्टाइल थे वहां पर उनको अब एक्सेस नहीं मिल गया, एक्सेस नहीं रह गया, क्योंकि वहां पर संथल्स वगैरह जो हैं वो ऑक्यूपाई करके बैठे हुए थे। इसके चलते हुआ ये कि उनकी जो जिंदगी जीने का तरीका था, एक से दूसरी जगह हंटिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह करना, वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुआ। कैसे अफेक्ट हुआ थोड़ा सा वो देखते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए जरूरत पड़ती है आपको एक से दूसरी जगह जाने की, जंगल के अलग अलग इलाकों में घूमने की। अब लोअर हिल्स जहां पर सबसे ज्यादा फर्टाइल आपको जंगल देखने के लिए मिलता था, वो अब संथलों के हाथ में चला गया है। अपर रीजन में जो हिल्स वगैरह हैं वो उतने ज्यादा, एक तो जगह फर्टाइल नहीं है और एरिया कम है, तो एक से दूसरी जगह आप ज्यादा मूव नहीं कर सकते। इस तरह से आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो हाथ से निकल गया। तो आपका जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का तरीका था, जो हजारों सालों से पहाड़ियां चला रहे थे, वो चीज जो है अब खत्म हो गई। इसी के साथ साथ जैसे जैसे जंगल साफ होने लगे तो पहाड़ियों में जो लोग शिकार किया करते थे उनके सामने दिक्कत आ गई। जंगल नहीं है तो जानवर नहीं है, जानवर नहीं तो शिकार नहीं है, तो कुल मिला के उनकी जो है लाइफस्टाइल वगैरह खत्म होने लगी। तो कुल मिला के पहाड़ियों की जो जिंदगी है वो आप जो उनका वे ऑफ लाइफ था वो समाप्त होने लगा, वो ड्रास्टिकली जो है इफेक्ट होने लगा। वो अपने उस तरीके से लाइफस्टाइल को कंटिन्यू नहीं कर पाए और उनको मजबूरी में जो है अल्टीमेटली अपने अंदर कुछ चेंजेस लाना पड़े। इनके कॉन्ट्रास्ट में संथलों की बात की जाए तो वो पूरी तरीके से जो है बदल गए और उन्होंने सेटल्ड एग्रीकल्चर को अपना लिया और वो बढ़िया तरीके से जो है अपनी जिंदगी वगैरह को बिताने लगे। हालांकि अब ये सारा काम करने के लिए ये जब सारा काम वगैरह वो कर रहे थे अपनी जिंदगी नॉर्मल करने के बाद में, गेहूं चावल उगाने के साथ साथ उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स भी उगाना शुरू कर दिए, मार्केट्स वगैरह के साथ में भी वो जुड़ गए और अल्टीमेटली यहां से संथलों के साथ में भी अब दिक्कतें आएंगी, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि यहां से अब जब मार्केट के लिए के साथ में जुड़ गए, व्यापार वगैरह वो करने लगे, तो व्यापारियों के साथ में और मनी लेंडर्स के साथ में अब उनको कांटेक्ट में आना पड़ा। और उसके बाद में फिर क्या हुआ वो अब हम लोग यहां से देखते हैं। तो संथालों ने जब आपका व्यापार वगैरह में हाथ डालना शुरू किया, कमर्शियल क्रॉप उगाना शुरू किए, व्यापारियों के साथ में और मनी लेंडर के साथ में कांटेक्ट में आए, तो धीरे धीरे और काफी जल्दी संथालों को भी समझ में आ गया कि जो कल्टीवेशन वो लोग जिस जमीन पे कर रहे हैं, वो जमीन जो एक्सक्लूसिवली उनको दे दी गई है, वो जमीन धीरे धीरे उनके हाथों से खिसक रही है। इसकी वजह यह थी कि एक तो स्टेट जो है, जो अंग्रेज हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा मात्रा में टैक्स वगैरह ले रहे हैं। दूसरा ये कि अब कई बार आपको खेती वगैरह करने के लिए आपको बीज चाहिए, आपको बाकी सारी चीजें चाहिए, उसके लिए चाहिए
चाहिए पैसा, वो पैसे के लिए आपको जाना पड़ता था मनी लेंडर के पास में। इन मनी लेंडर्स को संथल बोलते थे दीकूस। अब ये मनी लेंडर जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करते थे लोन्स वगैरह के ऊपर, अगर नहीं चुका पाओगे तो फिर वो आपकी जमीन वगैरह को टेक ओवर कर लेंगे। साथ ही साथ जमींदार जो है वो लोग भी अपना राइट, अपनी अथॉरिटी वगैरह जो है दामिने को के इलाके में असर्ट करने लगे थे कि भाई ये तो मेरी जमींदारी में आता है तो मेरा भी इस पर हक बनता है, और ये मेरी जमींदारी में आता है तो कुछ हिस्सा आपको मुझे भी देना पड़ेगा, ये सारी चीजें। अब ये सब कुछ जब होने लगा तो संथलों को समझ में आने लगा कि भैया ये जो इलाका है अपने हाथों से निकल रहा है। तो 1850 आते आते संथलों को क्लियर समझ में आ गया कि अब दामिन ए को के इलाके से या तो हमको भी निकाला जाएगा जैसे पहाड़ियों को निकाला गया था, या फिर ये होगा कि ये लोग हमको सबड्यू करके एकदम नौकरों के लेवल पर ले आएंगे, और अभी तक जो हम दामिन ए को के इलाके के मालिक बन गए ये मालिकाना हक हमसे छिन जाएगा। इस पर्टिकुलर चीज को समझते हुए संथलों को लगा या समझ में आ गया कि अब वक्त आ गया है रिवोल्ट करने का, जमींदारों के खिलाफ, मनी लेंडर्स के खिलाफ, और सबसे बड़ी बात जिस हाथ ने हमको खिलाया था यानी कि कॉलोनियल स्टेट है जिसने हमको यहाँ पे लाके बसाया था उसके खिलाफ। फाइनली वही हुआ जो होना था। 1855-56 में जो है संथलों ने रिवोल्ट कर दी, और मगर फिर अब वही बात है कि आप रिवोल्ट करोगे तो ब्रिटिश अंपायर उस वक्त का सबसे माइटी अंपायर था, उसके खिलाफ टिकना पॉसिबल ही नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मात्रा में आपके सिपाही थे, अच्छे वेपन्स वगैरह थे। तो ये पूरा का पूरा जो आपका तस्वीर है अब ये आपको रिवोल्ट वगैरह बता रही है कि वहाँ पे जो आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आपके सोल्जर्स वगैरह हैं उनके हाथों में गन है, वो गोलियां मार रहे हैं, और यहाँ पे संथल जो है आपका तीर कमान से लड़ रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है कौन जीता होगा, संथल इसमें बुरी तरह से हार गए थे, रिवोल्ट जो है बुरी तरीके से फेल हो गई थी। तो 1855-56 में संथलों ने रिवोल्ट किया, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के पहले संथल रिवोल्ट हो गया था। 1855-56 में इन्होंने रिवोल्ट किया, अंग्रेजों ने दबाया सब चीजों को। उसके बाद संथलों को मनाने के लिए पूरा का पूरा एक जिला या फिर पूरा का पूरा एक परगना जो है संथल परगना के नाम से इन्होंने क्रिएट किया। कैसे? बिहार का एक इलाका पड़ता है भागलपुर, और पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है बीरभूम, एक जिला है। दोनों में से आपने इलाके निकाल के एक इलाका कार्व आउट किया, और इसका नाम जो है आपने संथल परगना जो है रखा। अब अंग्रेजों का ख्याल यह था कि संथल परगना वगैरह बनाकर और यहाँ पे कुछ स्पेशल लॉज वगैरह हम लोग दे देंगे संथलों को उनके हिसाब से जीने से, तो संथलों की जो समस्या है वो दूर हो जाएंगे। वो हुई या नहीं हुई वो एक अलग बात है, मगर हाँ रिवोल्ट दबाने में अंग्रेजों को पसीने तो आ गए थे। ये जो लड़ाई झगड़े की तस्वीरें हैं देख सकते हैं आप। लास्ट में अब ये एक तस्वीर है जिसमें पूरा का पूरा जब रेवेलियन दबा दिया गया था और जो रिवोल्ट करने वाले थे उनको पकड़ के अब आप जो है बंदी बनाकर लेकर जा रहे हो। आपके अंग्रेज ऑफिसर्स हाथी पे घोड़े पे बैठे हुए हैं, हुक्का पी रहे हैं। ये तस्वीर छपी थी फिर उस वक्त के न्यूज़पेपर्स वगैरह में इंग्लैंड में, ये बताने के लिए वहाँ के लोगों को कि भाई देखिए अपन लोग यहाँ पे सर्वा हैं, कोई अपने खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, और बाकी लोगों को ये बताने के लिए कि अगर आप लोग भी रिवोल्ट करोगे तो आपके साथ में भी यही होगा, हम आखिर में जीत जाएंगे और हुक्का गुड़गुड़ाते हुए ऐसे यहाँ घोड़ों पर और हाथी पे बैठेंगे और आपको गुलाम बना बना के ऐसे ही हम लेकर जाएंगे। तो ये जो चीज़ है एक यहाँ पर इन्होंने बताई थी, और ये रेबेलियन वगैरह इस तरीके से आपका दबा दी गई। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका नाम है द अकाउंट्स ऑफ बुकैनन। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इसका नाम है द अकाउंट्स ऑफ बुकैनन। अब हमको पता है कि बुकानन जो है उसने राजमहल हिल्स की यात्राएं करी थी और अपने यात्रा वृतांत उसने लिखे, इस पूरे इलाके की रिकॉर्डिंग करी, इस पूरे इलाके का उसने सर्वे वगैरह किया। इसके बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसके अकाउंट से पता चलती हैं। तो इस पूरे इलाके को समझने में, इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग में बुकानन के जो अकाउंट्स हैं वो हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। मगर ये अकाउंट्स यूज़ करते वक्त हमको इस बात को भूलना नहीं चाहिए, हमें इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए कि ये बंदा ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एम्प्लॉय था। इसकी जर्नी सिर्फ ये जो राजमहल हिल्स में ये घूमने आया था सिर्फ इसलिए नहीं आया हुआ था क्योंकि इसको नेचर को देखने का शौक था, इसको घने जंगलों में घूमना पसंद था, वहाँ के आदिवासियों से मिलना चाहता था और ये अननोन जो इलाके हैं उनको डिस्कवर करने की इच्छा रखता था। ये बात ध्यान रखने की है और इस बात को हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, मार्क करना बहुत ज़रूरी है कि इसकी यात्राओं का सारा खर्चा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाकायदा इसको फाइनेंस किया था कि तुम जाओ, पूरा इलाका घूमो, ये सारी चीज़ें करो, घूम फिर कर वापस आओ और ये सारा रिकॉर्ड लेकर आओ, और बदले में जितना भी पैसा वगैरह लगेगा हम फाइनेंस कर रहे हैं क्योंकि हमें वो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए इस इलाके के बारे में जो तुम कलेक्ट कर लाओगे, तो उसकी बेसिस पर फिर हम लोग इसका और फर्दर एक्सप्लॉयटेशन वगैरह करेंगे। तो इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ में बुकानन को जो है भेजा गया था। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि तुम्हें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है, क्या रिकॉर्ड करना है, क्या रिकॉर्ड नहीं करना है। यही वजह है कि जब भी बुकानन इस इलाके के जो भी आपके आदिवासियों के गाँव पड़ते थे उनमें जाता था तो उसको एकदम छूटते से ही जो है सरकार का एजेंट मान लिया जाता था। अंग्रेजों की जो
जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है उसका एजेंट मान लिया जाता था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, सवाल ये भी उठता है कि बुकानन को वहां पे भेजा क्यों था? अपनी तरफ से वो अपने एम्प्लॉइज को या मुलाजिमों को ये पैसे दे देकर जो है आपका पैकेजेस पे क्यों, आपका टूर्स पे क्यों भेज रही थी? तो या राजमहल हिल्स घूमने के लिए क्यों भेजा था? उसका जवाब है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे जैसे अपनी पावर और अपना कंट्रोल बढ़ाना शुरू किया था, वैसे वैसे इसका कॉमर्स वगैरह जो है वो भी बढ़ने लगा। अब ये लोग ये चाहते थे कि अपने कॉमर्स को जितना हो सके उतना बढ़ाया जाए, जितना हो सके इसमें मुनाफा कमाया जाए। इसके लिए जरूरत थी कि आपको नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ढूंढना पड़ेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज, अब ये इलाका जो हिंदुस्तान का भी अभी आपने कब्जाया है, इसमें कहां कहां पे आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं अगर आपको पता चल जाए तो फिर उसका कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा आसान हो जाएगा। इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई सारे आपके जो लैंडस्केप्स वगैरह थे उसका सर्वे करवाया, कई सारी आपकी डिस्कवरी वगैरह के लिए वॉयजेस वगैरह ऑर्गेनाइज करवाई। अब आपने जियोलॉजिस्ट हो गए जो आपके अलग अलग तरीके के मिनरल्स को पहचान सकते हैं, ज्योग्राफर्स हो गए जो ज्योग्राफी में बड़ा अच्छे रहते हैं, बॉटनिस्ट हो गए, मेडिकल मैन हो गए, इन सब लोगों को अलग अलग जगहों पे आपने इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट करने के लिए भेजा था। तो उन्हीं सारे लोगों में से बुकानन एक इंपॉर्टेंट आदमी था और इसके माथे जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई आपने करना यह है, आपने घूमना है अपना ये पूरा का पूरा जो राजमहल हिल्स का इलाका है और यहां से आपको हमें ये सारी इंफॉर्मेशन वगैरह लाकर देनी है। नतीजे में बुकानन साहब जो है निकल आए राजमहल हिल्स घूमने के लिए। अब इनके इंस्ट्रक्शंस जिस तरीके से दिए गए थे उसी के चलते बुकानन जहां जहां राजमहल हिल्स में गया उसने ऑब्सेसिवली ये देखा कि उस जगह में या उस इलाके में आपको पत्थर कौन से मिल रहे हैं और रॉक्स वगैरह कौन कौन से मिल रहे हैं, क्योंकि पत्थर या रॉक्स की मदद से आपको अंदाजा लग जाता है कि उस इलाके में कौन से मिनरल्स जो हैं वो बहुत आयात में आपको मिलेंगे। उनका फिर आप एक्सप्लॉइटेशन कर सकते हो या नहीं कर सकते, वो चीज जो है आपको समझ में आ जाती है। इसी तरीके से बुकानन ने एक चीज और देखी कि जो आपकी मिट्टी है उसकी अलग अलग लेयर्स में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है। अगर आपकी मिट्टी है तो उसकी सॉइल प्रोफाइल आपने बनाई, तो सबसे ऊपर की जो लेयर है उसकी क्या कहानी है, उसके नीचे वाली लेयर में आपको किस तरीके के रॉक्स मिल रहे हैं, उसके नीचे वाली लेयर की क्या कहानी है, और जो उसका बेड रॉक आ जाता है या पेरेंट रॉक आ जाता है उसकी क्या कहानी है, ऊपर किस तरीके की चीजें जनरली नेचुरली इस घास इसके ये जो मिट्टी है इसके ऊपर उग रही है, कौन सी घास उग रही है, ये सारी चीजें उसने आपका ऑब्सेसिवली जो है ऑब्जर्व करी हैं। उसने मतलब हर जगह घूम घूम के एक ही चीज देखी है कि यहां पर जो रॉक्स और मिनरल्स मिल रहे हैं, क्या यहां पर ऐसे रॉक्स और मिनरल्स हैं जिनकी कोई अपनी कमर्शियल वैल्यू है, अगर हां तो कितनी ज्यादा, और वो आपके रॉक्स वगैरह यहां पे कितनी मात्रा में मिल रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं इन्होंने काफी ज्यादा ऑब्सेसिवली जो है सर्च करी हैं। तो नतीजे में जहां जहां ये भाई गया है उसने खास तौर पर कोशिश ये करी है कि वहां उस जगह पे आपको आयरन ओर मिलता है कि नहीं मिलता ये पता कर ले, माइका मिलता है कि नहीं मिलता ये पता कर ले, ग्रेनाइट मिलता है नहीं मिलता ये पता कर ले, और सॉल्ट पैटर्न मिलता है कि नहीं मिलता ये पता कर ले। ये चार मिनरल्स उस जमाने में खास तौर पे सबसे ज्यादा जो है इस्तेमाल होते थे इंडस्ट्री वगैरह में, और अगर ये आपको मिल गए कहीं पर फ्री ऑफ कॉस्ट और बड़ी मात्रा में, तो फिर आपको जो है काफी मात्रा में इनका कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन कर आप जमकर मुनाफा कमा सकते हो। ये एक ऑब्जेक्टिव था। मैं आपको फोटोग्राफ दिखा देता हूं। आयरन ओर का फोटो ये है, लाल कलर इसलिए क्योंकि आयरन वगैरह का ऑक्सीडेशन होता है, वो सारी प्रोसेस आपको पता है। ये आयरन ओर का मिनरल हो गया, ये आपका माइका हो गया, ये इस तरीके से जो दिख रहा है, ये आपका ग्रेनाइट हो गया, और ये हो गया सॉल्ट पैटर। अब ग्रेनाइट और भी तरीकों के आते हैं, ये सिर्फ एक ही तरीके का ग्रेनाइट है। एक आपको इसमें व्हाइट कलर के भी डॉट्स देखने को मिलते हैं, तो ग्रेनाइट की कई सारी वैरायटीज होती हैं। तो माइका हो गया, ग्रेनाइट हो गया, सॉल्ट पैटर हो गया, सारी चीजें। अब ये जो सारे के सारे आपके ये मिनरल्स हैं वो इनको ऑब्जर्व करता था, साथ ही साथ वो ये भी देखता था कि लोकल प्रैक्टिसेस वगैरह क्या है आयरन ओर की माइनिंग की और सॉल्ट मेकिंग वगैरह की, उसके बेसिस उसको भी जो है ये ऑब्जर्व किया करता था। उससे ये समझ में आता था कि आदिवासी यहाँ पे इसका कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन करते हैं या सिर्फ अपने ही काम के लिए जो है उतना उतना निकाल लेते हैं। ये सारी चीजों को जो है वो धीरे धीरे इनके बीच में रहते हुए घूमते हुए रिकॉर्ड करता चला जा रहा था। अब जब कभी ये किसी लैंडस्केप को डिस्क्राइब करता था कि जगह अच्छी है, बुरी है, सही है, गलत है, जब भी किसी जगह को डिस्क्राइब करना शुरू करता था तो ये साथ ही साथ ये सिर्फ इतना नहीं बताता था कि लैंडस्केप आपका मैंने क्या देखा है और लैंडस्केप जो है वो किस तरीके का है, वहां पे कैसे पेड़ पौधे हैं, क्या माहौल है, वो सिर्फ इतनी सी बात नहीं करता था। वो साथ ही साथ एक अपना कमेंट भी देता था कि इस जगह को आप कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन के लिए किस तरीके से जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हो और इसको प्रोडक्टिव बना सकते हो। यहां पर किस तरीके के क्रॉप्स वगैरह को कल्टीवेट किया जा सकता है, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं या काटे जाने चाहिए, और कौन से उगाए जा सकते हैं या उगाए जाने चाहिए, ये सारे कमेंट्स वगैरह भी जो है वो यहां पर लिखकर आपको देता था, प्रोवाइड करता था। चलें, अब ये सारी चीजें करते वक्त अपने को एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पर जो लोग रह रहे हैं
और यहाँ पे अपनी जिंदगी काट रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज इस इलाके में और इस इलाके के मिलने वाले रिसोर्सेज के साथ में अलग हैं। बुकानन को यहाँ पे ना रहना था, ना यहाँ पे उसको जो है अपनी जिंदगी चलानी थी। उसकी यहाँ पर इन मिनरल्स या फिर यहाँ के जो आपके रिसोर्सेज वगैरह हैं उसको लेकर उसका पॉइंट ऑफ व्यू और उसकी प्रायोरिटीज एकदम अलग था। उसका असेसमेंट सिर्फ एक बात के ऊपर था कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे कितना ज्यादा जो है एक्सप्लॉइटेशन कर सकता है, कितना ज्यादा जो है मुनाफा कमा सकता है, और उस वक्त में जितना कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन और जितना फैक्ट्री वगैरह लगा सकते हैं उसी चीज को जो है प्रोग्रेस माना जाता था। तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेस्टर्न कंसेप्ट था प्रोग्रेस का, उसी को लेकर जो है वो चलता था। अब साथ ही साथ ये आपके जो उस वक्त के फॉरेस्ट ड्वेलर्स हुआ करते थे, जो उस वक्त के आपके इन जंगलों में रहने वाले लोग हुआ करते थे, ये उनकी लाइफस्टाइल को लेकर भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल था। इसका मानना था कि ये लोग जो है बेसिकली ये इस तरीके की जिंदगी जीकर ये इलाका वगैरह जो है इसका कोई खास यूज नहीं कर रहे हैं, ना किसी दूसरों को करने दे रहे हैं। साथ ही साथ उसका ये भी मानना था कि इन जंगलों को काटकर यहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड्स वगैरह बनाए जाने चाहिए। ये सारी चीजें जो है बुकानन ने सोच रखी थी, ये सारे थॉट प्रोसेस बुकानन के दिमाग में उस वक्त में चला करते रहे। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। इस सेशन में हम लोगों ने हमारा जो एग्जामिनेशन अब हिस्ट्री का आने वाला है क्लास 12th का, उसका इस चैप्टर से जितना भी कंटेंट वगैरह था वो सब हमने पढ़कर ख़त्म किया। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होता वो होता आपका जो डेक्कन में रिवोल्ट वगैरह हुआ था वो सारी चीज़ें, मगर क्योंकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो बच्चे जो डेक्कन की जो रिवोल्ट हैं वो सारी चीज़ों को भी पढ़ना चाहते हैं तो वो इस चैप्टर के आपके जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं, उसमें मैंने उसको कवर किया है। यहाँ पर क्योंकि ये स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखकर क्विक रिवीजन बनाया गया है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, उसको यहाँ पर शामिल नहीं किया। अपना सिलेबस यहीं अकाउंट्स ऑफ बुकैनन का तक था तो मैंने यहाँ तक इस चीज़ को खत्म किया। तो यहाँ पर अपना जो ये क्विक रिवीजन का वीडियो है ये खत्म होता है। एंड इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि आपका कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड में कोई गुंजाइश रह जाती है किसी भी चीज़ की। अब कोई भी ऐसा टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा है जो आप लोगों को ना बताया हो, तो यहाँ से आप जो है इसको बहुत इफेक्टिवली जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। एक हम लोग इसकी टाइमलाइंस को ज़रूर थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ेंगे। चले अब हम बात करते हैं टाइमलाइन के बारे में। तो सबसे पहला इवेंट जो टाइमलाइन में है वो क्या है, 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो दीवानी के राइट्स एक्वायर कर लेती है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के। पहली चीज तो ये कि दीवानी के राइट्स का मतलब क्या होता है। दीवानी के राइट्स का मतलब होता है रेवेन्यू और सिविल जुरिस्डिक्शन के राइट्स। मतलब ये कि किसी इलाके से अगर आपको आपका जो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करने का राइट मिल जाए, टैक्स वगैरह लगाने का राइट मिल जाए, तो एक तो वो, और दूसरा वहां पर जो सिविल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है और अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसको फिर हैंडल करने की जिम्मेदारी अगर आपके हाथ में आ जाए, इसको दीवानी के राइट्स बोले जाते हैं। हुआ ये था कि 1764 में एक लड़ाई हुई थी जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। इसमें 3 भाई लोग, बंगाल का नवाब, आपका जो उत्तर प्रदेश नहीं, लखनऊ या फिर अवध का जो नवाब था वो, और तीसरा आपका जो मुगल बादशाह था जो कहने के लिए बादशाह रह गया था, शाह आलम। इन 3 भाई लोगों ने मिलकर अपनी फौजों के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और ये बुरी तरह से पिटे थे उसमें। तो 1764 में जो बक्सर की लड़ाई ये लोग हारे थे, उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो काफी ज्यादा मजबूती से निकल कर आई। उसने फिर आपका इलाहाबाद में जो है मुगल बादशाह को बैठाकर कंधे पर हाथ रखकर उससे रेवेन्यू के राइट्स ले लिए और उसको मजबूरी में देना पड़े। यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो काफी ज्यादा मजबूत होती चली गई और सर्वे सर्वा बनती चली गई। बाद में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज वगैरह को कंट्रोल किया जा सके। फिर आया 1793, इसमें इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट पास करवाया बंगाल में। 1800 में संथलों को जो है राजमहल हिल्स में लाके बसाया। 1818 में, ये तो खैर यहां से भी बॉम्बे डेक्कन का जो है वो है अपना सिलेबस का हिस्सा नहीं है, मगर क्योंकि टाइमलाइन में है तो मैं पढ़ा रहा हूं। 1818 में जो है पहला रेवेन्यू सेटलमेंट बॉम्बे दक्कन के इलाके में लाया गया। एग्रीकल्चर के प्राइसेस 1820 के आसपास से गिरना शुरू हुए। धीरे धीरे 1840 और 50 में बॉम्बे दक्कन के इलाकों में एग्रेरियन एक्सपेंशन किया गया। 1855-56 आते आते संथल का जो है रेवेलियन हो गया। 1861 में आपका कॉटन बूम शुरू हो गया। कॉटन बूम क्या है ये मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस में बताया है, क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है इसलिए यहां पे कंक्लूड नहीं किया। किसी को अगर जानना हो तो उन वीडियोस वगैरह में देख सकता है। चले, एंड उसके बाद में लास्ट 1875 में रायोट जो थे उन्होंने दक्कन में आपका विलेज में रेबेलियन शुरू कर दिया और इसी के साथ में आपका डेक्कन में रायट्स और काफी सारी चीजें वगैरह हुई, जिसके चलते फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी पॉलिसीज वगैरह यहां पर चेंज करना पड़ा। चल आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। अब एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये चैप्टर कोलोनिज्म एंड कंट्री साइड पूरी तरह से तैयार है। इस रिवीजन के बाद में अब कोई गुंजाइश वगैरह यहाँ पर नहीं रह जाती है। आई एम प्रीटी श्योर अब आप लोग बहुत बहुत और बहुत बढ़िया अपने एग्जामिनेशन में करेंगे। तो समाप्त करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएँ और बाकी जो भी आपके साथ के लोग हैं, आपके जूनियर्स हैं, जो भी
उनको भी आप इसके बारे में बताएं। यहाँ पर आपको सारा का सारा क्वालिटी कंटेंट एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है, आपसे किसी भी तरीके की कोई फीस वगैरह चार्ज नहीं की जाती। तो जैसे भी आप आएंगे इस वेबसाइट पर, आपको सारा का सारा जो क्वालिटी कंटेंट है एकदम ऑर्डर तरीके से अरेंज मिल जाएगा। जैसे क्लास किंडरगार्टन से लेकर 12th तक इंग्लिश मीडियम का सिलेबस ये है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो किंडरगार्टन से 12th तक हिंदी मीडियम का सिलेबस, स्पोकन इंग्लिश, NTSC, ओलंपियाड, CVET, IIT, JEE, सारे के सारे जो कोर्सेज वगैरह हैं उनका कंटेंट या सिलेबस आपको यहाँ पर मिलेगा। अब जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे ही आपने जैसे लेट से आपने हिस्ट्री पे क्लिक किया क्लास 12th की, तो इसका सारा कंटेंट फिर आपके सामने आ जाएगा। अब इसको आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जितना चाहें उतना आप इसको पढ़ सकते हैं, जितना चाहें उतना आप इसको जितने वक्त तक चाहें उसको एक्सेस कर सकते हैं, जितना चाहें उतना नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। अब इस नॉलेज की मदद से ना सिर्फ अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इसका यूज़ कर सकते हैं, और अपने लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, करियर्स में अच्छा कर सकते हैं, और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव का आप बहुत जितना हो सके उतना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जितना हो सके आप इसका यूज़ करें, जितना हो सके इसका बेनिफिट उठाएं, और अपने साथ के दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताएं। तो इसी नोट पर आज का जो सेशन है वो हम लोग ख़त्म करेंगे। आई होप सो आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। आई एम प्रीटी श्योर कि ये आप लोगों के काम आया होगा। वो सारे बच्चे जिन्होंने डिटेल्ड लेक्चर्स देखे थे उनके लिए फाइनल रिवीजन एक फाइनल टच की तरह होगा। वो बच्चे जिन्होंने कुछ टॉपिक्स छोड़ दिए थे उनको भी अब समझ में आ गया होगा उन टॉपिक्स में क्या है, क्या पॉइंट्स अपने को लिखने हैं, वो सारी चीज़ें। वो बच्चे जो शायद एक रात पहले या कुछ घंटों पहले ये सेशन देख के ख़त्म करेंगे, उनको भी अब इतनी अंडरस्टैंडिंग तो है कि वो जाकर इस पेपर में अब ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के रिस्पेक्ट में। तो डजेंट मैटर कहाँ आपकी प्रिपरेशन का लेवल है, आपको इस पर्टिकुलर सेशन से कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। एंड इस बात का भी पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बहुत बढ़िया आप रिजल्ट लेकर आएंगे, और जल्दी ही आप बताएंगे कि आप लोगों ने बहुत अच्छे स्कोर्स किए हैं। तो इसी नोट पे कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ध्यान रखें, बहुत पॉजिटिव रहें, खुश रहें, एंड बेस्ट ऑफ द लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, जय हिंद।